So let us start for yet another round of discussions on data point research and trading strategies. डेटा को कैसे रीड करना है, मार्केट को कैसे इंटरप्रेट करना है. मार्केट हैज बीन वेरी चैलेंजिंग, पर्टिकुलरली फॉर दिस मंथ. ट्रम्प साहब के ट्रिमर्स अभी तक चल रहे हैं, टैरिफ के टर्बुलेंस चल रही है मार्केट के अंदर. उसके बीच में डेटा की सपोर्ट लेके हम लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में. एंड होप जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में, उससे आप लोगों को कुछ सपोर्ट, कुछ मदद मिल रही होगी, कुछ वैल्यू एडिशन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में हो रहा होगा. सो लेट अस स्टार्ट. या फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्लेमर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. This is the way I have done in the previous session as well. And today's discussion is only for knowledge sharing purposes and on the best effort basis only. Derivative trading is exposed to potential risk. Suggest everyone to deploy only the surplus capital. जो आपकी सर्वाइवल की कैपिटल है उसको स्टेक पे मत लगाइए. जो सरप्लस कैपिटल है, ओनली डिप्लॉय दैट कैपिटल इन द डेरिवेटिव मार्केट. Registration granted by SEBI and the certification from NISM is nowhere guaranteed performance of any intermediary or provide any sort of guarantee or assurance of profit or return to our investors. Past performance are just indicative and does not guarantee any future returns. So that is a standard disclaimer. आज का एजेंडा हमारा क्या है? एक छोटा सा ब्रीफ हम लेंगे कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. लास्ट टाइम काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो डेटा पॉइंट टेबल है उसको कैसे रीड करना है, कैसे उससे इंडिकेशन समझने हैं, क्या उससे मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में पता चलता है. उसके बाद आज का जो सेशन है, मेजरली जो मेरे पास हमारे सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज आई हुई हैं, उन पे हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है. मैंने कोशिश ये करी है कि जो कॉमन क्वेरीज हैं उनको मैंने आज के अपने इस चर्चा में इंक्लूड करने का कोशिश करी है. तो हम उन उन पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे जो डेटा पॉइंट के यूजर्स हैं, उनको डेटा यूज करने में, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में कंसर्न्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, या अंडरस्टैंडिंग में क्या शॉर्टफॉल हो रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एक वॉक थ्रू करेंगे कि प्रीवियस वीक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या क्या इंडिकेशंस दिए थे, डेटा ने हमें क्या बोला था, और उसके रिस्पेक्ट में मार्केट ने क्या बिहेव किया है. क्योंकि पिछला हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा थी एंड डेटा के इंडिकेशंस भी उतने ज्यादा कन्विंसिंग पिछले वीक में नहीं रहे हैं जैसा यूजुअली हम देखते हैं. तो कहाँ कहाँ वो चैलेंजेस रहे डेटा के अंदर, हम पूरे जो टेलीग्राम चैनल में पिछले हफ्ते के जितने भी हमने पोस्ट डाले थे उन सबको एक बार रिव्यू करेंगे. और कुछ बड़े एक्साइटिंग हम आगे फर्दर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं यूजर्स के लिए. जो हम कुछ नए डेटा पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, इन्हीं का डेटा पॉइंट्स का कुछ एडवांसमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी यूजेबिलिटी क्या हो सकती है, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे. दिस कोट विद यू. जो लास्ट हमने अपना सेशन लिया था, वो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी. सो यूट्यूब चैनल का नाम है डेटा पॉइंट्स विद विभोर. और वहाँ पे ये 1 घंटे 22 मिनट का काफ़ी लंबा सेशन हो गया था. एंड आई अपोलोजाइज ऑल्सो कि मेरे को लोगों के फीडबैक भी मिले थे. आज का सेशन मैं छोटा ही रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा पिछले सेशन की तरीके से. दो रीजन है, एक तो मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट रखना चाहता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट बातचीत करेंगे हम. और दूसरा, जैसे मैंने बताया, थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है. तो जिन लोगों को डिटेल में डेटा पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग समझनी है, यानी इस सेशन से एक सेशन पहले की चीजें समझनी है, तो वो यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं. यूट्यूब चैनल है डेटा पॉइंट्स विद विभोर. वहां पे ये रिकॉर्डिंग अपलोडेड है. तो वो पिछला सेशन जिसने मिस किया है वो यहाँ पे जाके सेशन को एक बार देख सकता है, जिसमें हमने डिटेल में डेटा को कैसे रीड करना है, डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, और उसके बेसिस पे मार्केट के अंदर हम क्या क्या हरकतें कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजीज. तो वो मैंने वहां पे डिस्कस करी हुई है. छोटा सा डिस्कशन आज जो पहली बार हमारे सेशन में आए हैं सब्सक्राइबर्स या यूजर्स, उनके लिए छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं अपना डेटा पॉइंट टेबल का. सो ये एक डेटा पॉइंट्स है जो हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव डेटा. हालांकि जब मैंने शुरू किया था ये डेरिवेटिव डेटा था, अब इसके अंदर और भी काफी ज्यादा डेटा पॉइंट्स आ चुके हैं अदर देन डेरिवेटिव. यानी स्पॉट का डेटा भी इसके अंदर आ चुका है, स्टॉक्स का डेटा भी इसके अंदर आ चुका है. सो होल लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज
कोई भी स्टडी जो है वो दैट इज सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि क्या बेटर से बेटर हम इसके अंदर करने का प्रयास करते रहें। तो उसमें काफी सारे डेटा पॉइंट आ गए हैं। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, उसको रिपीट करता हूँ। स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द कोर पैरामीटर ऑफ दिस स्टडी, जहाँ पे हम मार्केट के अंदर कितना पोजीशन बिल्डअप हो रहा है, वो पोजीशन बिल्डअप टेंटेटिवली किस डायरेक्शन का है, पॉजिटिव साइड का है, नेगेटिव साइड का है, या मार्केट साइडवेज हो रहा है, उस पोजीशन बिल्डअप का प्राइस एक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या प्राइस एक्शन मोमेंटम वाला बनना है या प्राइस एक्शन मोमेंटम वाला नहीं बनना है, वो सब चीजें डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। अगर स्ट्रेंथ ग्रेटर देन +10 है तो हम उसको कहीं ना कहीं एक बुलिश इंडिकेशन में लेके चलते हैं। स्ट्रेंथ अगर लेस देन -10 है तो हम उसको बियरिश इंडिकेशन मान के चलते हैं, और -10 और +10 के बीच में है तो हम ये मान के चलते हैं कि पोजीशन बिल्डअप बहुत ज्यादा है नहीं, एंड मार्केट इज मोर लाइकली या तो साइडवेज रहेगा, या जब तक स्ट्रेंथ नहीं बनती है तब तक वी शुड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैंने पिछली बार भी अपने डिस्कशन में रिपीट किया था। It is not necessary to trade every move in the market. It is important to trade all opportunistic move in the market. ठीक है, आप हर मूव पे ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। जहां आपका कन्विक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जहां आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेड करने में, डेटा पॉइंट रीड करने में, जहां आपको लगता है कन्विक्शन बहुत अच्छा है, सिर्फ वहां पे ट्रेड करिए, जरूरी नहीं है। एंड कुछ लोगों का मेरे पास फीडबैक आया था कि कई बार ऐसा होता है कि डेटा पॉइंट पब्लिश होते हैं एंड अपॉर्चुनिटी निकल गई होती है, या कई बार डेटा लीड कर रहा होता है और अपॉर्चुनिटी मूवमेंट बाद में आता है या अगले दिन आता है। लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं लेकिन पोजीशन बनाई, पूरे दिन मूवमेंट नहीं आया और अगले दिन मूवमेंट आया। मैं इस सबको फोमो कहता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला पैरामीटर कहता हूँ। इसीलिए जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो एल्गो के थ्रू ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहाँ रूल बन जाते हैं, वहाँ इमोशंस नहीं आते हैं। ठीक है? तो अपना माइंडसेट ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो उतना स्ट्रांग होना जरूरी है जहाँ पे इमोशनल बायसेस आपके ना आए। ठीक है, एंड अगर लॉस है तो लॉस है, अपने को बुक करना है, उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो अपने को प्रॉफिट को राइट करना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहां तक राइट कर सकते हैं, जहां तक हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है फेवरेबल मिल रहा है। ये एक मैं चीज की चर्चा करूंगा अभी, एक डेटा पॉइंट जो हमने नया बनाया है, जहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो वो मैं एक पॉइंट जो है डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रेंथ एक पैरामीटर है जिसको हमें देखना है, समझना है। ये हमें बताता है हमारा कन्विक्शन लेवल कितना स्ट्रांग है, एंड ये जो स्ट्रेंथ बन रही है इसका प्राइस एक्शन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हमें जो अगले दो पैरामीटर है वेगा एंड थीटा, जो ऑप्शन ग्रीक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स माने जाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वेगा थीटा के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। यूजुअली ऑप्शन राइटिंग में वेगा थीटा का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि कब ऑप्शन राइटिंग करनी है, कब ऑप्शन राइटिंग नहीं करनी है, इसका इंडिकेशन हमें वेगा और थीटा से मिलता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कि अगर जैसे यहाँ पे ये टेबल है, सपोज करिए ये निफ्टी वीकली एक्सपायरी डे होता, यानी थर्सडे का दिन होता अगर, और ये डेटा पॉइंट मेरे सामने आ रहे होते, तो मेरा निफ्टी का इंटरप्रिटेशन होता कि मुझे ऑप्शन राइटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि वेगा और थीटा मुझे साइडवेज इंडिकेशन दे रहे हैं। साइडवेज इंडिकेशन देने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है कि कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम टिके होंगे। ठीक है, तो जहां कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम टिके होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वहां पे हम जो डेटा पॉइंट्स है वो हमें साइडवेज का इंडिकेशन देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल, कई बहुत बार होता है कि मार्केट एकदम ही बिल्कुल रेंज में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि वेगा और थीटा साइडवेज दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ मेरी पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है, 39.4 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन ये होगा कि मैं मार्केट में क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा, ऑप्शन बेचूंगा, लेकिन मेरा जो बायसनेस होगा मार्केट में वो बुलिश होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। एंड स्ट्रेंथ मेरी तीनों इंडाइसेस की पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी की भी पॉजिटिव है, सेंसेक्स की भी पॉजिटिव है। दो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की जो फिगर है वो बहुत छोटी है, 0.6 और 1.78 की है। कंसिडरिंग अगर ये थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी का डे होता तो मैं 39.4 जो निफ्टी की स्ट्रेंथ बन रही है उसको सिग्निफिकेंट मानता। एंड कंसिडरिंग वेगा थीटा साइडवेज दे रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी होता ऑप्शन राइटिंग विद बुलिश बायस। अब ऑप्शन राइटिंग कौन सी करूं बुलिश बायस में? तो क्रेडिट स्प्रेड पुट के बनाए जा सकते हैं, या स्क्यूड स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल बनाया जा सकता है। क्रेडिट स्प्रेड पुट के कौन से बनाए जा सकते हैं? तो उसके लिए जिन लोगों
तो डेल्टा का आइडिया है, तो सपोज करिए मैंने 30 डेल्टा या 40 डेल्टा का ऑप्शन भेज दिया, और उसको हेज करने के लिए 10 डेल्टा या 15 डेल्टा का ऑप्शन मैंने बाय कर लिया। अब वो 40 डेल्टा मुझे शॉर्ट करना है या 30 डेल्टा शॉर्ट करना है, 20 डेल्टा शॉर्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक कैसा है, ये रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है कि किसका कितना रिस्क रिवॉर्ड है। ऑब्वियसली 40 डेल्टा विल हैव मोर रिस्क एज कंपेयर टू इफ आई एम शॉर्टिंग 20 डेल्टा और 30 डेल्टा पुट। ठीक है, तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आप 40 डेल्टा 50 डेल्टा स्ट्राइक भी शॉर्ट कर सकते हो। और अगर रिस्क एपेटाइट आपका कम है, तो मैं ये चूज करूंगा कि 20 डेल्टा स्ट्राइक करें। अब ये डेल्टा डेल्टा मैं बोलता जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है डेल्टा का, जिन लोगों को डेल्टा नहीं पता है, तो 50 डेल्टा एट द मनी की ऑप्शन होती है। ठीक है, अगर निफ्टी मेरा चल रहा है 23,255, ठीक है, तो मेरा एट द मनी की पुट बनेगी 23,250 की। तो 23,250 की पुट का जो डेल्टा होगा वो 0.5 होगा। अब 23,250 से अगर नीचे की तरफ मैं मूव करता जाऊंगा, 23,200, 23,150, 23,100, तो मेरा डेल्टा कम होता चला जाएगा। तो यानी जहां पे स्पॉट अभी चल रहा है, वहां से अगर मैं दूर चलता चला जाऊंगा, तो मेरी डेल्टा की वैल्यू कम होती चली जाएगी, एंड वहां पे मेरे प्रीमियम भी कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे रिस्क कम हो जाएगा, तो रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट दिस। इसका और डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन है या जो डिस्कशन है, वो मैंने जो यूट्यूब वीडियो है वहां पे पूरा अपन किया हुआ है, 1.25 घंटे का वीडियो है, तो वो अपन देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले मैं ये सेशन में क्वेरीज पे ही आ जाता हूँ। पहली क्वेरी है कि मैं डेटा पॉइंट तो पब्लिश कर देता हूँ, बट हाउ टू मेक अ डिसीजन, ये कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है आफ्टर पब्लिशिंग द डेटा। तो ये एक बहुत कॉमन सा कंसर्न है हमारे जो प्रीमियम चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास। तो इसके लिए दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अभी मैंने पिछले आई थिंक 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से प्राइस लेवल भी मेंशन करने शुरू किए हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्रूशियल लेवल कौन सा है जहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, या कौन सा ऐसा क्रूशियल लेवल है जहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है। या कुछ मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जहाँ पे मैंने रेंज दी हुई थी कि अगर मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज की रेंज कितनी बड़ी बन के आ रही है एज पर प्राइस एक्शन। ये एक चीज है। दूसरा कंसेप्ट हमने अपने पिछले वेबिनार में डिस्कस किया था कि अगर साइडवेज है तो आप स्ट्रेडल की वैल्यू देख सकते हैं कि अगर निफ्टी का स्ट्रेडल मान लीजिए 300 रुपए का चल रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम ये बता रहे हैं कि निफ्टी में 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट 300 पॉइंट ऊपर नीचे बहुत बड़ा मूव हो जाता है। तो उसके लिए आप जो प्राइस लेवल है वो देख सकते हैं। आप प्राइस लेवल कैसे निकालने हैं, लेमन टर्म में बिल्कुल बात करूं तो पिवोट पॉइंट आप लगा सकते हैं, दैट कैन गिव यू सम आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंट लेवल्स। कुछ लोग फेबोनाची लेवल्स यूज करते हैं, ये टेक्निकल के पैरामीटर्स हैं, फिर पिवोट हो गया, फेबोनाची हो गया। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो वीवेप को यूज करते हैं। जैसे मेरा डेटा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसकी बात क्यों, मार्केट के अंदर एक मूव आया, मूव आने के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है, एक एक करेक्शन या एक डिप आता है। वो डिप कहाँ तक आता है, यूजुअली वो वीवेप या वीवेप के आसपास के लेवल तक आता है। तो आप ये मान सकते हैं कि वहां से अगर कोई रिवर्सल बन रहा है, ठीक है, दैट कुड बी अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द ट्रेड। ठीक है, तो एंट्री कहाँ पे करनी है ट्रेड के अंदर, अगर ब्रेकआउट हो रहा है इमीडिएट करनी है, अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है वहां से अगर कोई रिट्रेसमेंट आ रहा है। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कि जब भी मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा होता है और ट्रेंड के बाद एक एक माइनर रिवर्सल आता है, अप ट्रेंड में है तो एक डिप आता है, डाउन ट्रेंड में है तो एक छोटा सा बाउंस आता है। तो जब ये छोटा मूव आता है, जो माइनर ट्रेंड आता है मार्केट में, उसके बाद मैं पर्पसफुली जो है डेटा पोस्ट करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ टेलीग्राम चैनल में। उसका पर्पस सिर्फ यही है कि अगर मार्केट पॉजिटिव है और वहां से एक डिप आया है मार्केट के अंदर, तो वो डिप आने के अंदर कितनी स्ट्रेंथ कम हो रही है, दैट गिव्स मी एन इंडिकेशन अबाउट द कन्विक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो सपोज करिए कि मेरी स्ट्रेंथ चली गई 30 तक, अब मार्केट में 50, निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का डिप आ गया, ठीक है। अब 50 पॉइंट का डिप आने पे मेरी स्ट्रेंथ अगर 30 से घट के मान लीजिए 27 आई है, 26 आई है, विच इज अ इनसिग्निफिकेंट चेंज इन द स्ट्रेंथ फिगर। ठीक है, तो वो मेरे लिए वो जो डिप आया है मार्केट के अंदर, वो एक प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट के अंदर एक डिप आ गया, यहाँ पे मैं अपनी एक बुलिश पोजीशन में एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये देख लिया कि मेरी स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, उसके बाद एक मार्केट में डिप आया, डिप आने के बाद मुझे एक एंट्री लेवल मिल गया। अब मैं वहां पे पोजीशन क्या बनाऊं एंट्री लेवल पे, अगर मुझे तेजी की पोजीशन या बुलिश पोजीशन बनानी है, तो वहां पे मैं
हमने स्ट्रेटजीज भी लास्ट टाइम डिस्कस करी थी कि मैं वहां पे डेबिट स्प्रेड बनाऊं या क्रेडिट स्प्रेड बनाऊं। तो अगर आपका वेगा थीटा जो है वो मान लीजिए बुलिश से साइडवेज हो गया है, ठीक है, विच इंडिकेट्स कि ऑप्शंस में प्रीमियम टिके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, पुट का क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। तो उसमें मैं क्या करूंगा, हायर प्रीमियम की पुट को बेचूंगा, और जो उससे छोटे प्रीमियम की पुट है उसको मैं बाय कर लूंगा हेज करने के लिए। ठीक है, ये स्प्रेड जो है पुट की स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस का जो गैप है 100 पॉइंट का भी हो सकता है, 200 पॉइंट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि किसका कितना रिस्क एपिटाइट है। 200 पॉइंट का स्प्रेड अगर आप बनाएंगे तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा, रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। 100 पॉइंट का स्प्रेड अगर आप बना रहे हैं तो उसमें रिस्क कम होगा, ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी कम होगा। तो कहाँ पे एंट्री लेनी है, नॉट नेसेसरली कि द मोमेंट आई पोस्ट द डेटा, जैसे ही मैं डेटा टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करूं तुरंत एंट्री ले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने एंट्री लेवल देख सकते हैं, मैं प्राइस लेवल वहां पे पोस्ट करने की कोशिश करता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है, कहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है। एंड हम शायद लास्ट वीक का एक पर्टिकुलर डे का डेटा आज डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आई थिंक 2 या 3 अटेम्प्ट जो मार्केट ने ली थी ब्रेकआउट देने से पहले, एंड देन वहां से जो ब्रेकआउट आया था, सो दैट वाज द प्रोबेबल एंट्री पॉइंट। ठीक है, एग्जिट कहाँ पे करना है आपका, तो ये अगेन रिस्क और रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। मैंने जैसे बोला कि मैं 1% का दिन का रिस्क लेता हूं, तो मेरा जो रिवॉर्ड है वो भी 1% का है, मैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलता हूँ। अगर मेरा 1% का रिस्क है और 1% का ही रिटर्न अगर मेरे को आएगा, आई विल एग्जिट आउट फ्रॉम माई पोजिशन। सेकेंडली, एग्जिट कहाँ करना है ये डिपेंड करता है डेज टू एक्सपायरी पे भी। और मैंने अगर निफ्टी का ट्रेड फ्राइडे को लिया है तो मेरा एग्जिट शायद कुछ और होगा। मैंने यही ट्रेड अगर वेडनेसडे को लिया है एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो मेरी एग्जिट की स्ट्रेटजी कुछ और होगी। ठीक है, अगर फ्राइडे, मैं एग्जांपल बता देता हूँ समझने के लिए, अगर मैं फ्राइडे को निफ्टी का ट्रेड ले रहा हूँ तो वो दैट वुड बी मोर ऑन अ ट्रेंड बेसिस, वो ट्रेंड वाला ट्रेड ज्यादा होगा, डायरेक्शनल ट्रेड ज्यादा होगा, नॉन डायरेक्शनल कम होगा। ठीक है, वेडनेसडे को अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो वो, क्योंकि वहां मैं क्रेडिट स्प्रेड करा रहा हूँ, प्रीमियम देके बहुत ज्यादा फास्ट होंगे वहां पे। ठीक है, तो वहां पे मैं उस ट्रेड को राइड भी कर सकता हूँ। यानी फ्राइडे को जो मेरा ट्रेड होगा वो डायरेक्शनल होगा, और दैट वुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड कैप्चरिंग द मोमेंटम। मैं मोमेंटम को खाने की कोशिश करूंगा फ्राइडे को या मंडे को, अगर मंडे को निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। वाइल अगर मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड वेडनेसडे को कर रहा हूँ या थर्सडे को कर रहा हूँ, तो वहां मैं जो है ना, जो प्रीमियम्स का डिके हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम का डिके ऑब्वियसली एक्सपायरी डे है या उससे एक दिन पहले है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्रीमियम डिके होने की। और अगर मुझे वेगा और थीटा से इंडिकेशन मिल रहे हैं प्रीमियम डिके होने के, तो मेरी वहां पे कोशिश ये है कि मैं ट्रेड के अंदर बना रहा हूँ, और जो टाइम डिके प्रीमियम का हो रहा है उसको मैं ग्रेजुअली धीरे 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 करके ईट अप करता रहूँ। ठीक है, तो ये एग्जिट कहाँ पे होना है, मोमेंटम है तो जैसी मोमेंटम आया, एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट आया था, अगर बुलिश मार्केट है तो कंसिडरिंग बुलिश मार्केट है, डिप आया था सपोर्ट लेवल पे आया, वहां पे मैंने एंट्री करी, वहां से अगले लेवल तक अगर वो मूव कर गया, वहां पे मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो एक रेंज थी मार्केट की, वो मैंने पूरी की पूरी खा ली, कैप्चर कर ली। ठीक है, वाइल अगर मैं वेडनेसडे थर्सडे कर रहा हूँ, क्रेडिट स्प्रेड बनाया हुआ है, वो धीरे 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 प्रीमियम अपना डिके होता रहेगा वहां पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एग्जिट स्ट्रेटजी बनाऊंगा। ये तो है जब मैं प्रॉफिट में हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रॉफिट में हमेशा तो नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है मेरे को। लॉस के केस में मैं कहाँ पे एग्जिट करूंगा, तो एक मेरा जो ग्लोबल रूल मैंने अपने लिए बना रखा है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, 1% अगर मेरे पूरे कैपिटल का M2M आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर 1% नहीं आया है और उसके बाद मेरा M2M लॉस चल रहा है, ठीक है, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जो मैंने डेटा की अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, ठीक है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग सस्टेन कर रही है, या डेटा पॉइंट के अंदर चेंज आ रहे हैं, या जो कन्विक्शन लेवल मेरा एंट्री के पॉइंट पे था वो कन्विक्शन लेवल बन रहा है। तीसरा सिनेरियो क्या है कि डेटा ही पलट गया, मैंने तेजी की पोजीशन बनाई थी, ठीक है, एक कैंडल नीचे की बनी और डेटा ही पूरा का पूरा पलट गया। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि डेटा ही पलट जा रहा है पूरा का पूरा, स्ट्रेट अवे आंख बंद करके पोजीशन से एग्जिट करना है। ठीक है, हम एग्जिट करेंगे पोजीशन से, उसके बाद वील वेट फॉर सम टाइम कि वो डेटा जो है वो जब पलट रहा होता है तो वो एकदम से नहीं पलट रहा है, इट टेक्स सम टाइम। वो जब पलटेगा फिर उसको थोड़ा स्मूथ होने देंगे, फिर वहां से हम फ्रेश माइंडसेट से इंडिकेशंस रिसीव करेंगे, और फिर देखेंगे कि अपने को अगली कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, इसके बीच की पोजीशन है, पहली पोजीशन थी जहां पे डेटा हमारे फेवर में आया, दूसरी पोजीशन थी जहां डेटा हमारे बिल्कुल ही अगेंस्ट चला गया।
है ना। तो दोनों पोजीशन में अपने को पता है कि अपने को कहाँ पे एग्जिट करना है, इसके बीच की एक पोजीशन आ जाती है, हम ट्रेड के अंदर आ गए, ठीक है, लेकिन वो अभी एक छोटे से माइनर लॉस में चल रहा है, ठीक है, यानी हम वेट कर रहे हैं और हमारी पोजीशन हमारे फेवर में भी नहीं आ रही है, बट सिग्निफिकेंटली हमारे अगेंस्ट भी नहीं गई है। तो वहां पे क्या रोल हो जाता है, जो डेटा पॉइंट है, क्योंकि मैं वहां पे डेटा पॉइंट रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ प्रीमियम चैनल में, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो डेटा पॉइंट के इंडिकेशन सस्टेन कर रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, जो मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाऊंगा लास्ट वीक की, कि अमंग द इंडाइसेस अगर डेटा पॉइंट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो एक रेड अलर्ट है मेरे लिए। रेड अलर्ट मींस बियरिश नहीं है, रेड अलर्ट मेरे लिए ये है कि डेटा में चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है या मैं पोजीशन में फंस सकता हूँ। उस केस में अगर कन्विक्शन मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं आ रहा है, प्राइस लेवल मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं जब मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूँ, जब मेरा कन्विक्शन लेवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या डेटा के अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन रहा है, तो 10 की जगह मैं शायद 5 लॉट से ट्रेड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे डेटा वापस सिंक में हो जाता है, सारा ग्रीन हो जाता है या सारा येलो हो जाता है या सारा रेड हो जाता है, मैं अपनी पोजिशन को स्केल अप कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड वो डेटा मेरे फेवर में नहीं आया, तो मैं 5 लॉट में ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। यानी मैंने कोशिश क्या करी, मैंने अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करी, और जहां कन्विक्शन मेरा ज्यादा है वहां मैं प्रॉफिट को पूरा खाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दीज आर सम थॉट्स अबाउट कि एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, पोजीशन मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। पोजीशन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इट्स अ वास्ट टॉपिक, एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। तो इस पे वी कैन हैव फुल 1 आवर सेशन कि ये सब चीजें करी कैसे जाती है, एंड इसके एन नंबर ऑफ रूल्स हो सकते हैं। आई मीन लोगों के पास सैकड़ों तरीके हैं इस चीज को करने के, ठीक है। सो आपको करना क्या है कि अपने रूल्स को फिक्स करना है, उन पे प्रैक्टिस करनी है। कोई रूल गलत या कोई रूल सही नहीं होता। मार्केट में जिस तरीके से आप कंसिस्टेंट रेगुलर विद इन योर रिस्क पैरामीटर पैसा बना रहे हो, वो रूल मार्केट में बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू कॉपी, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन रूल्स, सो दैट वुड बी माय सजेशन ऑन दिस। ओके, दूसरा क्वेश्चन या क्वेरी हमारे पास आई है, हाउ टू मैनेज ट्रेड इन केस चेंज इन द डायरेक्शन और डेटा पॉइंट। ओके, तो ये शायद मैंने उसमें थोड़ा सा कवर कर लिया है। तो ऐसा है कि कोई भी एनालिसिस या कोई भी डेटा स्टडी हम कर रहे हैं, सो उनकी उसकी ना एक प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की। टेक्निकल चार्ट या टेक्निकल पैटर्न्स या टेक्निकल स्टडीज जो लोग फॉलो करते हैं, एक मानना उनका ये है कि अगर 60-65% की उनको एक्यूरेसी मिल जाती है, तो इट इज गुड एनफ टू कंसिडर, ठीक है। यानी आपने अगर 10 ट्रेड लिए हैं टेक्निकल चार्ट या टेक्निकल स्टडी के बेस पे, और उन 10 में से 6 ट्रेड भी आपके सही हो गए, या बहुत से लोग कहते हैं 5 ट्रेड भी अगर सही हो गए, 50-50 का रेशियो भी बैठ गया है, विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, कि वहां पे आपका रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी इज ऑलवेज लिंक्ड विद द रिस्क रिवॉर्ड। अगर ऐसा सिनेरियो बन गया है, तो ये माना जाता है कि ये स्टडी जो टेक्निकल चार्ट की है, जो पैटर्न है, वो ठीक है, अच्छा है, वर्केबल है, ठीक है। डेटा पॉइंट के साथ भी यही कहानी है कि अगर डेटा पॉइंट्स की जो एक सेंटीमेंट बताने की एक्यूरेसी है, वो अगर मान लीजिए 75-80% भी ठीक है, यानी 10 में से 7 बार या 8 बार वो आपको सही इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, इट इज फेयर इनफ। उसके बाद बाकी सारा काम जो आ जाता है वो पोजीशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का आता है। एक पॉइंट मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि राइट एंट्री इज ओनली द हाफ टास्क डन, यानी आपने ट्रेड में सही एंट्री ली है, ये आधा ही काम है, ठीक है। बाकी आधा काम वो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट का ही रहेगा आपके अंदर। तो अगर आप ट्रेड में एंटर कर गए हैं और उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है या डेटा पॉइंट चेंज हो गए हैं, तो हमेशा याद रखिए मार्केट के अंदर जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो स्टॉप लॉस होता है। आपकी एग्जिट इन केस ऑफ लॉसेस, दैट्स ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए मुझे कहाँ पे कितने पॉइंट के मूवमेंट के बाद मुझे इसके अंदर एग्जिट करना है, ठीक है। या कई बार क्या होगा कि मार्केट का मूव इतनी तेज आता है कि जब तक मैं डेटा पॉइंट पब्लिश करता हूँ, ठीक है, तब तक वो फिर आप देखेंगे, उसको रीड करेंगे, एक टाइम लैग, एक लेटेंसी आ सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि प्राइस एक्शन के बेस पे एक अपना स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलिए। दूसरी चीज ये है कि कई बार हो सकता है प्राइस एक्शन ना आए लेकिन डेटा पॉइंट चेंज हो जाए, दोनों चीजें पॉसिबल है।
पहले प्राइस चेंज हो गया, डेटा बाद में मैंने पोस्ट किया, या कई बार पहले मैंने डेटा पोस्ट कर दिया। तो जहां पे आपको लग रहा है कि भाई हमने ये डेटा ऑब्जर्वेशन देखी थी जिसके बेस पे हमने एंटर किया था, अब ये डेटा ऑब्जर्वेशन चेंज होती जा रही है, उसका कन्विक्शन लेवल कम हो जा रहा है, तो कोई संकोच नहीं है, उस पोजीशन से एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, जितने छोटे लॉस में आप एग्जिट कर जाएंगे, उतनी आपकी जो ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिस्टेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी को जो इंग्लिश में कहते हैं कि मिनिमाइज योर लॉसेस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो जब लॉस में है वहां पे आप जितने कम लॉस में निकलेंगे, मोटिवेशन बना रहता है एज अ ट्रेडर कि मेरा लॉस कम हुआ था, एक ट्रेड अगला प्रॉफिट का आया, मेरा लॉस सारा रिकवर हो गया। ठीक है, तो जो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डेटा पॉइंट चेंज हो रहा है, इसका सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है मेरे हिसाब से वो है आपके रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स। कि आपका रिस्क मैनेजमेंट इस तरह स्ट्रिंजेंट होना चाहिए कि आप स्टक ना हो, फंसे ना उसके अंदर। तीसरी क्वेरी जो आई है, हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइसेस एंड एक्सपायरी, ये थोड़ा सा ट्रिकी और एक इम्पोर्टेंट क्वेरी थी जो मेरे को लगी। तो आप स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी कैसे चूज करेंगे, ये इस पे डिपेंड करता है पहली चीज कि आपकी स्ट्रेटेजी किस नेचर की है। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था डेबिट स्प्रेड्स हम कर सकते हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स हम कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अगर आपको साइडवेज इंडिकेशन मिल रहे हैं विद पॉजिटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, आई वुड रिकमेंड आप करंट वीक की एक्सपायरी में क्रेडिट स्प्रेड बनाइए। क्रेडिट स्प्रेड बनाने का फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हायर प्रीमियम ऑप्शन को बेचना और उससे छोटे प्रीमियम के ऑप्शन को बाय करना, तो आपकी पोजीशन हेज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको साइडवेज इंडिकेशन मिल रहे हैं वेगा या थीटा से, जो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी है प्रीमियम डिके होने की, प्लस आपको सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव या सिग्निफिकेंटली नेगेटिव स्ट्रेंथ मिल रही है, तो आप करंट वीक में क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा है, आपको स्ट्रेंथ भी सिग्निफिकेंट मिल रही है इंडिकेशंस में, और वेगा थीटा या तो दोनों बुलिश हैं या दोनों के दोनों बियरिश हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि मार्केट में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। अब मोमेंटम को कैसे खाना है, मोमेंटम को खाने का होता है कि आप डेबिट स्प्रेड बना दीजिए। डेबिट स्प्रेड में आप क्या करेंगे, हायर प्रीमियम के ऑप्शन को बाय करेंगे और लेसर प्रीमियम के ऑप्शन को बेचेंगे। तो आपका नेट डेबिट बनेगा। सपोज करिए मैंने एक 200 रुपए का ऑप्शन बाय कर लिया और उसके अगेंस्ट मैंने 100 रुपए का ऑप्शन बेच दिया। तो 200 का बाय किया, 200 का डेबिट, 100 रुपए का बेचा, 100 रुपए का क्रेडिट, नेट में मेरा 100 रुपए का डेबिट बन गया। यानी मैंने मार्केट को 100 रुपए अपनी जेब से पे किए हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, क्योंकि मैंने प्रीमियम पे किया है, मैं टाइम के अगेंस्ट हूं। टाइम क्या करता है, टाइम प्रीमियम को गलाता है, डाइल्यूट करता है। टाइम के साथ प्रीमियम डिके होते हैं, और यहाँ मैंने प्रीमियम पे किया है, तो जितनी देर मोमेंटम नहीं आएगा बाजार के अंदर डेबिट स्प्रेड के केस में, वहां क्या होगा, वो मेरा प्रीमियम डाइल्यूट होता रहेगा, डिके होता रहेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप डेबिट स्प्रेड बना रहे हो, मोमेंटम खेलना चाह रहे हो मार्केट के अंदर, तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी चूज करो। तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में अगर आप डेबिट स्प्रेड बनाओ तो आपके पास टाइम ज्यादा है, वहां टाइम ज्यादा है तो डिके आपका प्रीमियम का कम होगा। ठीक है, सो यू हैव मोर टाइम फॉर द मोमेंटम। लेकिन अगर आपको साइडवेज के हिसाब से काम करना है, ठीक है, तो वहां पे आप करंट वीक को चूज करो। अगर आप ऑप्शन राइटर हो, आप ऑप्शन बेच के काम कर रहे हो, क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो, या स्ट्रेडल बेच रहे हो, या स्ट्रेंगल बेच रहे हो, तो करंट वीक में आप काम करो। और अगर आप डेबिट स्प्रेड बना के मोमेंटम खेलना चाह रहे हो, तो रिकमेंडेड है कि हम नेक्स्ट वीक में काम करें। ये तो हो गया कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करें, कौन सी एक्सपायरी चूज करनी है। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। तो स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए हम लोग जो है, मैं डेल्टा पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि कितने डेल्टा का ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ, कितने डेल्टा का ऑप्शन में लॉन्ग कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, एट द मनी का डेल्टा जो है 0.5 का होता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन वाइट कर रहे हो तो जो सबसे ऑप्टिमल रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है वो एट द मनी के ऑप्शन वाइट करने से मिलता है। इसीलिए बहुत ज्यादातर लोग जो वो स्ट्रेडल को शॉर्ट करते हैं। स्ट्रेडल मतलब एट द मनी का कॉल, एट द मनी का पुट, दोनों ही शॉर्ट कर दिया। तो वहां पे आपको जो डिके इन वेगा होता है और डिके इन थीटा जो होता है, वो दोनों सबसे ज्यादा मिलता है एट द मनी के अंदर। लेकिन वहाँ गामा रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है कि कोई स्पाइक आती है तो सबसे ज्यादा पिटाई भी एट द मनी वालों की होती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्केल वाला काम है कि आपने एट द मनी का ऑप्शन बेच दिया और फिर आपके स्टॉप लॉसेस सिस्टम के अंदर होने चाहिए। बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है तो आप एट द मनी से दूर जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था, 23,250 एट द मनी है। अगर आपको मान लीजिए पुट ही बेचनी है तो आप 23,200 की बेचो, 23,150 की बेचो, 23,100 की बेचो। जितना आप एट द मनी से दूर जाते जाओगे आपका रिस्क कम होता चला जाएगा, बट रिवॉर्ड भी आपका कम होता चला जाएगा।
ठीक है। मेरे लिए अगर मेरे को 30-40 की पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है, और वेगा थीटा साइडवेज है, प्रोबेबली हो सकता है शायद मैं 23,250 मार्केट चल रहा है तो 23,200 की पुट बेच दूंगा, 23,100 की पुट बाई कर लूंगा, तो मेरा वो क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या सेटअप है उसके हिसाब से है। फर्दर सब्सिक्वेंटली मैं ये डिस्कशन करने वाला था, बट यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ सैंपल ट्रेड्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाले थे, अब उसको मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट बनाने वाला हूँ। वो सैंपल ट्रेड जो मैंने डाले थे सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से डाले थे। अब फ्रिक्वेंटली मैं इस तरीके के जो क्रेडिट स्प्रेड्स हैं, ठीक है, ओवरनाइट पोजिशनल क्रेडिट स्प्रेड्स भी दूंगा, या नॉन डायरेक्शनल की स्ट्रेटजीज जो बनती हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाला करूंगा। प्रोबेबली उससे कुछ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे होता है, या कौन से ऑप्शन का पेयर बनाया जाता है, उसमें कितनी डेल्टा की वैल्यू रहती है। तो विद पे ऑफ चार्ट विद रिस्क रिवॉर्ड वो मैं वहां पे डालना शुरू करूंगा, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। और उस पे जो भी कोई क्वेरी है वो आप हमारे जो सपोर्ट आईडी है उस पे आप पोस्ट कर सकते हो। सो वी विल ट्राई ऑन अ बेस्ट एफर्ट बेसिस कि हम उन क्वेरीज को हैंडल जो है एड्रेस करने की कोशिश करें। या आपकी कोई पोजीशंस हैं जो मार्केट के अंदर आपने डेटा पॉइंट के बेस पे बनाई है, एंड यू वांट दोस पोजीशंस टू गेट रिव्यूड, तो आप वो पोजीशन जो सपोर्ट वाली आईडी पे भेज सकते हो ऑन अ बेस्ट एफर्ट बेसिस, डिपेंडिंग अपॉन कितनी क्वेरीज आती हैं एंड कितनी हमारी बैंडविड्थ है, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे हम उन पे सब पे रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मेरे पास क्वेरी आई है कि द डेटा इज गुड, वेरी गुड फॉर इंट्राडे पर्पसेस, बट व्हाट अबाउट द पोजिशनल ट्रेडिंग। तो मैंने आज से ही स्टार्ट किया है कि मैं डे एंड पे अराउंड 2 बजे के बाद सेकेंड हाफ में पोजिशनल व्यू मार्केट के ऊपर दिया करूंगा। एंड उसका अगला स्टेप ये है कि मैं कुछ पोजिशनल स्ट्रेटजीज को भी टेलीग्राम चैनल पर रिकमेंड करना स्टार्ट करूंगा। तो इंट्राडे स्ट्रेटजीज भी आएंगी, पोजिशनल स्ट्रेटजीज भी आएंगी, पोजिशनल डेटा आज से मैंने डालना शुरू किया है, दिस विल बी रेगुलर नाउ ऑन द प्रीमियम टेलीग्राम चैनल। तो पोजिशनल मार्केट का व्यू क्या बनना है, क्या रेंज बन रही है, वो साइडवेज रहेगा, उसमें मोमेंटम आ सकता है, या साइडवेज विद बुलिश बायस, साइडवेज विद बियरिश बायस रहेगा, वो चीजें वी विल स्टार्ट पोस्टिंग ऑन अवर प्रीमियम चैनल मोर फ्रिक्वेंटली नाउ। तो उससे पोजिशनल ट्रेडिंग का आपको आइडिया लग जाएगा। यस, पोजिशनल डेटा जो है वी आर बिल्डिंग, उसको हम बना रहे हैं, उसको हमने थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा पे वर्किंग करनी भी स्टार्ट करी है, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हिस्टोरिकल डेटा से ऑप्टिमाइज होते हैं। तो वो चीज वर्किंग कर रहे हैं सो दैट वी कैन एश्योर द एक्यूरेसी ऑफ दोज डेटा पॉइंट्स। एक कन्विक्शन आना चाहिए, एश्योरिटी तो नहीं हो सकती है, कन्विक्शन आना चाहिए। तो वो कन्विक्शन हमें मिलेगा, वो आने लगा है हमें। सो नाउ वी विल स्टार्ट पोस्टिंग पोजिशनल ट्रेडिंग एज वेल। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेरी। ये आई थी मेरे पास कि रेंडमनेस इज इन प्रीमियम टिकट। सो दिस इज स्पेसिफिक टू अगर पिछले हफ्ते सिर्फ ट्यूसडे सेंसेक्स के प्रीमियम्स का बिहेवियर हम कंपेयर करेंगे वर्सेस निफ्टी की थर्सडे की एक्सपायरी के, निफ्टी के जो ऑप्शंस थे उनके प्रीमियम से, तो बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज था। लास्ट वीक जो ट्यूसडे निफ्टी का प्रीमियम्स का बिहेवियर था बहुत ज्यादा स्मूथ था, बहुत ही ज्यादा स्मूथ। मतलब आप आंख बंद करके ऑप्शंस को बेच दीजिए एंड उसमें डिके मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया था, एंड थ्रू आउट द डे वो चलता रहा था प्रीमियम का डिके। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर निफ्टी की बात करें तो थर्सडे को निफ्टी के अंदर क्या हुआ था कि शुरू के कुछ आई थिंक 20-25-30 मिनट तक प्रीमियम डिके हुआ, फिर वो सडन जंप मार गया, और फिर उसके बाद उसमें रोलर कोस्टर राइड आ गई थी। वो नीचे ऊपर प्रीमियम ने बहुत ज्यादा किया था। सेकेंड हाफ में फिर डिके होना स्टार्ट हुआ था काफी ज्यादा। एंड हाँ, थर्सडे को निफ्टी ने वन साइडेड रैली दी थी। मैंने एक लेवल्स वहां पे मेंशन किए थे जिसमें 2-3 अटेम्प्ट करी थी निफ्टी ने ब्रेक करने की। एंड जब वो लेवल ब्रेक हुआ था उसके बाद निफ्टी ने वन साइडेड मूव दिया था, क्लोजिंग सेशन तक दिया था वन साइडेड मूव। तो ये क्या होता है कि रेंडमनेस ऑफ द प्रीमियम को डिकोड करना, आई एम नॉट श्योर हाउ कंफर्टेबल इट इज फॉर एनीवन, बट टू गेट अ सेंस अबाउट द रेंडमनेस ऑफ चेंज इन प्रीमियम्स, वो डेटा पॉइंट से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। मैंने अपने प्रीमियम चैनल में कई बार डाला हुआ है कि जब भी हमें वेगा थीटा से नो व्यू मिल रहा है, एक मैसेज वहां पे आता है, हमारे पास बुलिश आते हैं, बियरिश आता है, साइडवेज आता है, एक चौथा इंडिकेशन आता है नो व्यू का। जो इंडिकेशन आता है वो नो व्यू का इंडिकेशन उस दिन हाईली प्रोबेबल होता है कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम का बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा रैंडम होने वाला है।
वो इसी वजह से वहां पे नो व्यू बन के आ रहा है कि मार्केट का कोई व्यू नहीं बन पा रहा है अबाउट द बिहेवियर ऑफ द प्रीमियम्स। ठीक है, तो वो रेंडमनेस क्यों होती है पता नहीं, कब होती है प्रोबेबली हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो उसका कुछ टू सम एक्सटेंट उसका इंडिकेशन दे सकते हैं अगर हम उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। मैंने पहले भी बोला है नो व्यू के केस में इट इज बेटर टू अवॉइड ट्रेड इन द मार्केट। अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं खासकर और वहां पे वेगा थीटा के अंदर नो व्यू का इंडिकेशन आ रहा है तो मेरा रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन ये होगा कि उस समय ट्रेड्स को, ऑप्शन राइटिंग के ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो वीकली एक्सपायरी 0 DT का दिन ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि उसमें मार्केट के अंदर उस समय हाईली प्रोबेबल है कि प्रीमियम के बिहेवियर बहुत ज्यादा एब्सर्ड एंड वॉलेटाइल बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई मीन द वे द डेटा इंडिकेट्स वी बिहेव। थर्सडे को एक और चीज हुई थी कि हमें शुरू के 20-30 मिनट के अंदर एकदम साइडवेज के इंडिकेशन मिले थे एंड प्रीमियम भी उसी के अकॉर्डिंग टिके हुए थे। उसके बाद सडनली प्रीमियम जंप किए, हमें नो व्यू का इंडिकेशन मिल गया था। तो मैंने भी उस दिन पोजीशंस में एंटर किया था जब प्रीमियम टिके मुझे मिला था, क्योंकि जो सबसे रीसेंट मेमोरी थी वो ट्यूसडे की सेंसेक्स की एक्सपायरी थी जहां पे प्रीमियम का टिके थ्रू आउट द डे ग्रेजुअल होता गया था। सो वो मेमोरी को रिकॉल करते हुए ऐसा लगा था थर्सडे को भी शायद प्रीमियम टिके होंगे। बट जब अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट बाद एकदम से प्रीमियम शूट हुए एंड जो मेरा इंडिकेशन थे वो नो व्यू पे चले गए थे। हालांकि मेरा लॉस नहीं था उस समय, मैं माइनर प्रॉफिट में ही चल रहा था पोजीशन के अंदर, बट मैंने उसको एग्जिट कर दिया। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द पैरामीटर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर मेरा कन्विक्शन मार्केट से जा रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरी पोजीशन प्रॉफिट में है या लॉस में है, it is better to exit from the position and wait for the next better indications फ्रॉम द मार्केट। सो ये एक चीज है, अगर आपको प्रीमियम का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है तो थोड़ा सा डेटा पॉइंट को अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे एंड जब कन्विक्शन आएगा उसी समय एंटर करेंगे, इट मे ऑफर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन। ओके, इस पे मैं बाद में आऊंगा। ये पिछले वीक की हमारी स्लाइड है अबाउट हाउ टू मैनेज द पोजीशंस। इससे पहले लेट मी कम टू दिस द टेलीग्राम चैनल। फिर से मैं चाहूंगा मेरे को एक फीडबैक मिल जाए कि मेरा स्क्रीन जो टेलीग्राम चैनल है ये सबको दिख रहा है। माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। चैट 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 चैट, ये चैट, नो दिस इज नॉट द चैट। हाँ ये, ओके थैंक यू। कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, आई थिंक मैं इसको कुछ मिनट बाद इनको उनको क्वेरीज को मैं टेकअप करता हूँ। सो ओके, जस्ट कुछ मिनट में हम, हाँ, पिछले हफ्ते टेलीग्राम चैनल पे हमने क्या इंडिकेशन दिए थे, मार्केट ने कैसा बिहेव किया था, कहाँ पे हम गलत गए कहाँ पे सही गए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी, आई थिंक इट शुड बी 11th ऑफ February, 11th ऑफ April, आई एम सॉरी। सो 11th ऑफ April को क्लोजिंग सेशन पे 3 बजे के आसपास मैंने एक ये पोस्ट डाला था जहां पे मैंने कहा था कि सेंसेक्स के जो ऑप्शंस के प्रीमियम है एक्सेप्शनली ये बढ़ गए हैं। और ये स्ट्रेडल प्रीमियम का चार्ट है जो वो मैंने वहां पे पोस्ट किया था। और इसके बाद मैंने लिखा था कि ये एक्सेप्शनली बढ़ना, दिस इज ए इंडिकेशन ऑफ हाई वोलेटिलिटी इन द मार्केट। तो दिस इज, मतलब अगर ऑप्शन राइटर के लिए तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी रेड अलर्ट, कॉशियसनेस अलर्ट। यहाँ पे कॉशियस होने की जरूरत है जो ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं कि अगर ऑप्शन के प्रीमियम 1 DT पे क्लोजिंग सेशन में, मतलब अगले दिन आपकी एक्सपायरी है, ठीक है, तो क्लोजिंग सेशन में ये प्रीमियम क्यों बढ़ रहे हैं, ये कंसर्न का है एक बहुत बड़ा। ठीक है, तो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट ये प्रीमियम क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने चार्ट यहाँ पे पोस्ट किया था and इस चार्ट ने जो ये प्रीमियम एकदम बढ़ गए थे, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 1330 रुपए का स्ट्रेडल का प्रीमियम हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्राइडे का दिन था, 1330 रुपए का स्ट्रेडल का प्रीमियम क्लोजिंग सेशन में बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं मेरे को इंडिकेशन ये दे रहा था कि मंडे को मार्केट के अंदर कुछ फटने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली मैंने मैसेज डाला था कि यहाँ पे ना एक गैप ओपनिंग अपनी पॉसिबल है। तो लुकिंग एट द
द ड्रास्टिक चेंज इन द वोलेटिलिटी स्पेशली इन द क्लोजिंग सेशन ऑफ द मार्केट, वो एक हमें मैसेज कन्वे कर रहा था, मार्केट बताने की कोशिश ये कर रहा था कि भाई कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है पता नहीं, बट कुछ तो होने वाला है। तो उसी को रीड करते हुए मैंने यहाँ मैसेज पोस्ट किया था कि भाई ओवरनाइट पोजीशन लिमिटेड रखें, या जो रिस्क है ओवरनाइट पोजीशन का वो लिमिटेड होना चाहिए। या तो पोजीशन ना लेके जाओ या कम लेके जाओ, या जो लेके जा रहे हो उसमें रिस्क पैरामीटर कम हो, क्योंकि पता नहीं मंडे को कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट अभी चल रहे हैं, जिस तरीके से अनाउंसमेंट आ रहे हैं यूएस मार्केट से, तो नोबडी नोज कि क्या हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क अपने को लिमिटेड रखना है। एंड मंडे मॉर्निंग दिस इज हाउ निफ्टी 540 पॉइंट गैप अप हुआ था, बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 1300 पॉइंट गैप अप हुआ था। सॉरी। तो दिस इज हाउ मार्केट कुछ कहना चाहता है, डेटा पॉइंट की वजह से हम उसको पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। अब वही मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग हो गई थी, ये मंडे का दिन है 15 अप्रैल को। उसके बाद देखिए 9:32 पे डिस्पाइट द गैप अप ओपनिंग मेरे को वेगा और थीटा सारे के सारे साइडवेज मिल गए। ठीक है, मतलब दिस इज वेरी अनयूजुअल कि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी फटी है, गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीमियम डिके इज वेरी हाई, क्योंकि पूरा का पूरा साइडवेज के इंडिकेशन अपने को मंडे को मिल रहे थे। एंड स्ट्रेंथ भी मेरी बहुत ज्यादा नहीं थी, 9.47 जो येलो कलर से हाईलाइटेड ही है वो इंडिकेशन दिए हुए हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी 4.8 थी। अब यहाँ क्या है, तो आप देखिएगा स्ट्रेंथ मेरी अभी भी तीनों इंडाइसेस की पॉजिटिव है, गैप अप ओपनिंग मिली है और मेरे को साइडवेज इंडिकेशन मिले हैं। ठीक है, वेगा थीटा के अंदर साइडवेज का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी है कि कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम डिके होंगे यहाँ पे। बट मैं पोजीशन क्या बनाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं पोजीशन बनाने के। पहला, अगर स्ट्रेंथ पॉजिटिव है मैं पुट साइड से क्रेडिट स्प्रेड बना सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, मैं स्क्यूड स्ट्रेंगल बना सकता हूँ। स्क्यूड स्ट्रेंगल बनाने का मतलब है कि सेंसेक्स अगर जो है 76,700 रुपये चल रहा है, तो 76,800 रुपये 76,900 का स्ट्रेडल में शॉर्ट कर सकता हूँ, या स्क्यूड स्ट्रेंगल बना सकता हूँ। उसका क्या मतलब हुआ कि मैं अगर पुट 30 डेल्टा की शॉर्ट कर रहा हूँ तो कॉल में 20 डेल्टा की शॉर्ट करूंगा। अब पुट 30 डेल्टा की कौन सी हो सकती है, शायद हो सकता है पुट जो है 76,400 76,500 की जो पुट होती, या वो 30 डेल्टा की होती, उसके आगे अगर मैं कॉल शॉर्ट करता तो 77,200 77,300 की जो कॉल होती वो मेरी 20 डेल्टा की होती। और लेमन टर्म में बात करूं अगर, तो अगर मैं मान लीजिए 100 रुपए की पुट शॉर्ट कर रहा हूं तो उसके अगेंस्ट 60 या 70 रुपए की कॉल शॉर्ट करूंगा। ये प्रीमियम टर्म में बात करते हैं, क्योंकि मेरे को दोनों साइड के प्रीमियम डिके होने के इंडिकेशन मिल रहे हैं। बट स्ट्रेंथ मेरी गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बुलिश बायस रखूंगा, लेकिन पोजीशन साइडवेज बनाऊंगा। साइडवेज पोजीशन बनाने का मतलब कॉल और पुट दोनों बेचूंगा, बट बायसनेस जो है अपनी वो बुलिश रखूंगा। ठीक है, तो दिस वाज द इंडिकेशन आई पोस्टेड एट 9:32 ऑन मंडे। एंड ये मैंने यहाँ पे एक रेंज हाईलाइट करी थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, रेंज बहुत बड़ी बन गई थी प्राइस एक्शन की। ठीक है, तो ये एक हमने प्राइस लेवल के हिसाब से रेंज मेंशन करी थी। उसके बाद फिर वी मेंटेन साइडवेज एट 9:40, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था साइडवेज इंडिकेशन है विद बुलिश बायस। अब देखिए निफ्टी की स्ट्रेंथ 9.47 से यहाँ पे गई 13.2, यहाँ पे आ गई 14.4, मतलब गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट में स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती जा रही थी, इंडिकेशन साइडवेज ही थे। प्रोबेबली जिन्होंने पुट बेची होगी उनको बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला होगा मंडे के दिन, कि स्ट्रेंथ मेरी पॉजिटिव है, साइडवेज इंडिकेशन है, प्रीमियम टिके हो रहे हैं स्ट्रेंथ के फेवर में। अगर मैं पोजीशन बनाऊंगा पुट के क्रेडिट स्प्रेड बनाता, पुटों में बहुत अच्छा प्रीमियम टिके लोगों ने बुक किया होगा जिन्होंने बनाई होगी पोजीशन। उसके बाद स्ट्रेंथ 17.98 आ गई, सेंसेक्स भी ग्रीन में आ गई, स्ट्रेंथ 13.6 आ गया। अब यहाँ देखिए ये 10:08 का टाइम है, मार्केट को खुले खुले मोटा मोटा 1 घंटा हुआ है, मंडे का दिन है, 1 DT का दिन है। तो और यहाँ पे मेरे पास जो है डिस्पाइट गैप अप ओपनिंग इतनी अच्छी स्ट्रेंथ बन के आ गई है, साइडवेज इंडिकेशन मिल रहा है, मेरा कन्विक्शन लेवल जो है साइडवेज विद बुलिश बायस का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एंड ये मैंने यहाँ पे दिखाया था, देखिए स्ट्रेडल का प्रीमियम किस तरीके से डिके किया है। ठीक है, मतलब जो डेटा बोल रहा है एंड जो ये प्राइस एक्शन में दिख रहा है। ठीक है, डेटा ने बोला साइडवेज है, एंड यहाँ देखिए स्ट्रेडल का प्रीमियम बिल्कुल स्मूथ डिके हो रहा है, कहीं पे भी कोई स्पाइक नहीं मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन साइडवेज ही चलता रहा, साइडवेज चलता रहा। फिर मैंने यहाँ पे प्रोबेबल स्ट्रेटजीज डाली थी, ये हमारी पिछले वेबिनार का पार्ट है जहाँ पे हमने साइडवेज स्ट्रेटजी, साइडवेज सेंटिमेंट में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया था, तो वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके डाली हुई थी।
एंड वी मेंटेन साइडवेज साइडवेज साइडवेज। इसके बाद यहाँ देखिए 12 बजे आते हुए इसकी रेंज और छोटी हो गई। ठीक है, अब ये दिन की जो रेंज बनी हुई थी सिर्फ उसी रेंज के अंदर अंदर मार्केट मूव कर रहा था, उसके भी बाहर नहीं जा रहा था। तो साइडवेज का इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट था कि पिछले दिन से गैप अप खुला तो रेंज बड़ी हो गई थी, बट वो उसके बाद आज की जो मंडे की रेंज बनी थी फर्स्ट हाफ की, उसी रेंज के अंदर बिल्कुल का वो वहां पे इसको टिपिकल हिंदी भाषा में बोलूँ तो समाहित हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे साइडवेज साइडवेज चलता रहा था, पूरे दिन साइडवेज चलता रहा। अब देखिए एक ये रेंज यहाँ पे बनी है जो मैंने तकरीबन 12 बजे के आसपास पोस्ट करी है, और उसके बाद इसी का मैंने फॉलो अप एक ये देखिए उसी रेंज के अंदर मार्केट पूरे दिन मेंटेन रहा। तो religiously following the data point can be very very rewarding sometimes, and this was one of the day मंडे का दिन, वो दिन था जहाँ पे रिलीजियसली डेटा पॉइंट को फॉलो करने पे बहुत अच्छा रिटर्न बना था। मतलब फोटो के प्रीमियम गलते ही चले गए थे, मार्केट बिल्कुल एक रेंज के अंदर था, मूवमेंट नहीं आया था, है ना। या आप अब ये दो चीजें देखिएगा, फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम पे हमने इंडिकेट किया था कि मार्केट में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है, जो जो हमें डेटा पॉइंट मिल रहे थे और उन डेटा पॉइंट के अगेंस्ट जो प्राइस एक्शन दिख रहा था वहां से इंडिकेशन मिल रहे थे कि मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है फ्राइडे को क्लोजिंग सेशन में। मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलते ही मार्केट में मोमेंटम आया, गैप अप ओपनिंग आई। उसके बाद मंडे के जो डेटा पॉइंट बने, इंट्राडे डेटा पॉइंट बने, वो उन्होंने हमें एकदम साइडवेज का इंडिकेशन दिया, एंड दिस इज हाउ द मार्केट रेस्पेक्टेड द इंडिकेशंस गिवन बाय द डेटा पॉइंट्स। मतलब जो डेटा पॉइंट्स हमें इंडिकेशन मिले उसको मार्केट ने इतना ज्यादा रेस्पेक्ट किया कि एक बिल्कुल नैरो रेंज के अंदर मार्केट मंडे के दिन मेंटेन रहा। एक पोल किया था, मोस्ट ऑफ द यूजर्स हमारे जो सब्सक्राइबर थे दे मेंटेन्ड साइडवेज व्यूज, एंड आई होप, आई विश कि जो है ये पॉजिटिव रहा होगा, सबके लिए प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। नेक्स्ट डे मार्केट 16 अप्रैल ट्यूसडे का दिन था, दिस वाज बिट चैलेंजिंग डे। ठीक है, विक्स 5% नीचे खुली थी, जो यहाँ पे हाईलाइट किया था मैंने, खुलते ही 5% डाउन। देखिए पहली कैंडल एक रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकता है। ठीक है, पिछली दिन की रेंज के अंदर ही था मार्केट, जो रेसिस्टेंस बनी थी उसको ऑनर किया मार्केट ने, लेकिन मोमेंटम पूरा दिखाया कि पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई, उसने मार्केट ने अपना मूड और मिजाज पहले ही सेट कर दिया कि आज मोमेंटम वाला दिन रह सकता है। इतनी एक रेड कैंडल बनी, पहली कैंडल पूरे दिन का पिछले दिन का हाई लो को बराबर कर दिया, और उसके सब्सिक्वेंट जो कैंडल बनी है उन्होंने उस पूरी कैंडल को कवर कर दिया। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग कि यहाँ पे मोमेंटम रह सकता है, और उस मोमेंटम के लिए क्रूशियल लेवल क्या है, जो हमने पिछले दिन की लाइन खींची थी वही लाइन को अगले दिन भी मार्केट जो है ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हमारे डेटा सारे बुलिश हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने ब्रेक करने की कोशिश करी। ठीक है, अब ब्रेक करा नहीं करा देखते हैं। हमने एक बुलिश स्ट्रेटजी दी थी, यहाँ पे लिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी थी। ये मैंने एट द मनी का क्रेडिट स्प्रेड बनाया था। तो एट द मनी का क्रेडिट स्प्रेड में मैंने 23,300 की पुट बेची थी और 23,400 की पुट बाई करी थी। यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है उसमें मैक्सिमम लॉस मेरा 3400 रुपये का था और मैक्सिमम प्रॉफिट 4,000 रुपये का था। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे काफी हद तक फेवरेबल था, मतलब कंट्रोल के अंदर था मेरा रिस्क रिवॉर्ड, कि अगर मार्केट फट भी गया तो भी एक लिमिट के अंदर ही मेरा प्रॉफिट लॉस है। उस तरीके की पोजीशन मैंने बनाने की कोशिश करी थी। अब आप देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, 9:45 पे स्ट्रेंथ आई 1046 और सब कुछ ग्रीन है। 9:45 AM पे, एंड उसके बाद 15 मिनट बाद वेगा थीटा सब ग्रीन है, लेकिन स्ट्रेंथ देखिए मेरी 7.49 आ गई। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक कंसर्न एक पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पे मेरा ट्रेंड को लेके कन्विक्शन लेवल जो है वो कम हो गया। जब मैंने एंटर किया था वहां मेरा कन्विक्शन लेवल ठीक था, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ भी मिल रही थी, प्राइस एक्शन भी मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आके मेरी स्ट्रेंथ गायब हो गई। तो मेरा स्ट्रेंथ गायब हो गई, प्राइस एक्शन अभी भी मेरे फेवर में है, वेगा थीटा मेरे को बुलिश दिखा रहा है, लेकिन मेरा कन्विक्शन लेवल कम हो गया। कन्विक्शन लेवल कम हो गया, अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये, या तो मैं अपना पोजीशन पोजीशन साइजिंग कम कर दूं, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं पोजीशन से एग्जिट कर जाऊं और दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए या बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करूं। ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक कि अगर आप किसी पोजीशन में एंटर कर गए बेसिस द डेटा पॉइंट, और उसके बाद अगर डेटा पॉइंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या मार्केट डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ईगो फाइट अपने को मार्केट से बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ईगो हमेशा मार्केट की बड़ी है, हमारी हमेशा छोटी रहेगी, चाहे हम कितने भी बड़े फंड साइज पे काम कर रहे हैं।
ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां पे आपको लग रहा है कि हमारा कन्विक्शन लेवल जिस बेसिस पे हम पोजीशन के अंदर एंटर किए थे, वो बेसिस अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा है, सो इट इज बेटर कि अभी तो उस दिन मेरा पोजीशन में लॉस भी नहीं लगा था, बट आई एग्जिटेड आउट फ्रॉम माई पोजीशन। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हुआ क्या। अब ये देखिए 7.49 के बाद ये सिर्फ 4.26 रह गई, और कम हो गई स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी जो वो ब्रेकआउट आने की कोशिश हो रही थी मार्केट के अंदर, ये जो ब्रेकआउट आने की कोशिश हो रही थी, ठीक है, ये ब्रेकआउट सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो डेटा पॉइंट की स्ट्रेंथ थी वो 10 से घट कर 4.26 ही रह गई। तो इट वॉज बेटर फॉर मी टू एग्जिट आउट फ्रॉम द पोजिशन। 10 बज के 11 मिनट का टाइम था, अभी घंटा भी नहीं हुआ था मार्केट को ओपन हुए, एंड आई चूज टू वेट फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। एंड देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया था कि मैं एग्जिट कर गया था 10 बज के 17 मिनट में, मैं या तो माइनर प्रॉफिट में था या ब्रेक इवन में था, और मैं पोजीशन से एग्जिट कर गया था। एंड देखिए मैजिक दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डेटा पॉइंट आपका चेंज होना स्टार्ट हुआ 10 बज के 1 मिनट पे, स्ट्रेंथ कम हुई, 10 बज के 11 मिनट पे और स्ट्रेंथ कम हो गई। ठीक है, हम +10 से +7 गए, फिर +7 से +4 तक रह गए। एंड ये देखिए, दिस इज द सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस ऑफ फॉलोइंग द डेटा पॉइंट। मैं, ये जो कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, जो एकदम मार्केट में दोबारा फॉल आया, यानी मार्केट ब्रेकआउट लेवल पे था, एक छोटी कैंडल बनी, ब्रेकआउट आया, वहां सस्टेन नहीं कर पाया, बट इससे पहले ही मेरी डेटा की स्ट्रेंथ देखिए कमजोर होनी शुरू हो गई। एंड इसके बाद मार्केट के अंदर ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी, जिसने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया कि भाई मार्केट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो अपसाइड ब्रेकआउट के मूड में नहीं है, वहां पे डेटा की स्ट्रेंथ नहीं बन रही है, तो मार्केट में डायरेक्शनल मूव आने की प्रोबेबिलिटी अभी के लिए तो नहीं, तो हमें एग्जिट करके वी शुड वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो ये हुआ था। इसके बाद देखिए, ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। अगर इस तरीके का डेटा पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है, वन नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि हम गलती कहाँ करते हैं। हम गलती ये करते हैं कि स्ट्रेंथ और जो वेगा थीटा है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। मैंने स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया है यहाँ पे टिक मार्क लगा के कि स्ट्रेंथ और वेगा थीटा आपस में एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। दैट इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, निफ्टी की इतनी माइनस स्ट्रेंथ, -15 होने के बाद भी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी प्लस में खड़े हैं, उसकी स्ट्रेंथ माइनस नहीं हुई है। जो प्रीमियम चैनल में सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कई बार देखा होगा, मैं रिपीटेडली वहां पे मेंशन करता हूं, मोर द कलर्स इन दिस टेबल लेस इज द कन्विक्शन अबाउट द मार्केट सेंटिमेंट। जितने ज्यादा यहाँ पे कलर्स होंगे, तीन ही कलर हो सकते हैं, ग्रीन होगा, येलो होगा या रेड होगा, अगर टेबल के अंदर तीनों ही कलर दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट है किसी भी तरह के, बुलिश, बियरिश या साइडवेज, उनकी प्रोबेबिलिटी या उसका कन्विक्शन बहुत कम है। सो दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड वेट कि ये डेटा सिंक में आ जाए। जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि डेटा पॉइंट चेंज होना है, यहाँ पे तो डेटा पॉइंट हल्का चेंज हुआ, +10, +10 से +7, +7 से +4, +4 के बाद सीधे -15 आया। ठीक है, कई बार मार्केट के अंदर जब बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है तो वो +10 से सीधे -10 दिखाएगा या -15 या -20 दिखाएगा, और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी। इट इज नॉट स्टडीड इन अ वे कि हम ये बोले कि यहाँ पे एकदम बियरिश पोजीशन में एंटर कर जाएं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। हम अभी एक पोजीशन से एग्जिट किए हैं, मार्केट ने उस पोजीशन को सपोर्ट नहीं किया, अभी अभी मार्केट का डेटा पॉइंट चेंज हुआ है। आप ये समझिए, इसको अगर साइकोलॉजिकली समझना है तो ऐसे समझिए कि मार्केट को जो चलाने वाले हाथी है ना, वो सडनली अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। उनकी पोजीशन के साइजेस बहुत बड़े होते हैं, जो मार्केट को चलाने की ताकत है ना। इट इज लाइक कि अगर आपको अपनी कार, है ना, 100 की स्पीड पे चलानी है, तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप गाड़ी को स्टार्टिंग में ही 5th गियर पे डालें और वो 100 की स्पीड पे चल जाए। आप जब कार चलाते हैं, इट ऑलवेज हैज टू स्टार्ट विद फर्स्ट गियर, उसको स्पीड अप किया, उस पे एक लेवल तक जाएंगे, देन यू विल शिफ्ट टू द सेकंड गियर, देन थर्ड गियर, फोर्थ गियर, और लास्ट में जाके आप 5th गियर पे आते हैं, जहां पे आपको पूरी स्पीड आप ले सकते हैं। सेम वही एक साइकोलॉजी मार्केट के साथ है कि मार्केट कभी भी जब मोमेंटम में आएगा ना, तो सीधे 5th गियर में कभी नहीं आएगा, वो फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में जाएगा, पोजीशन बिल्डअप होंगी। जिसने मार्केट को मूव करना है वो पहले अपनी पोजीशंस बनाएगा। ठीक है, उसको बनाने के बाद वो फिर उसमें मोमेंटम लेके आएगा, या
पोजीशन बनती रहेंगी और मार्केट में मोमेंटम आता रहेगा, जो हम जैसे आज के मार्केट में हुआ, पोजीशन बनती गई, मार्केट चलता बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पोजीशन बढ़ती चली गई है। सडन कुछ नहीं होता, और सडन अगर हो रहा है मार्केट के अंदर तो वो रिस्क है, वो रिवॉर्ड नहीं है। तो कभी भी अपने को ना जो एक देसी भाषा में कहते हैं, तुक्के से फ्लूक से पैसा नहीं कमाना है, सिस्टमेटिक पैसा कमाना है। तो अगर मार्केट में एक कैंडल का मोमेंटम आ रहा है ना, वो आपको कंसिस्टेंट पैसा नहीं देके जाएगा। जो मार्केट में सिस्टमेटिकली पोजीशंस बन रही हैं, ग्रेजुअल मूवमेंट आ रहा है, वही आपको पैसा देके जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब, ये मैं इस पे इतना ज्यादा इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि कभी भी मार्केट में इस तरीके की सिनेरियो आता है जहां पे टेबल के अंदर तीनों कलर देखने लगे हैं, सडन एकदम से स्ट्रेंथ के अंदर चेंज हो रहा है, वी शुड नॉट जंप इनटू अपोजिट स्ट्रेटेजी कि मैं बुलिश था मैं एकदम से बियरिश बन जाऊं। ये नहीं करना चाहिए अपने को, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट, ये अनसिस्टमेटिक मार्केट है, ये वोलेटाइल मार्केट है ना। वेट करना चाहिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी, पक्का आएगी, 100% आएगी, ठीक है। बट आपने रेंडमनेस के अंदर, अगर मार्केट की रेंडमनेस के साथ आपने अपनी ट्रेडिंग में रेंडमनेस कर दी है, तो वहां पे यू विल एंड अप, मोस्ट लाइकली यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। सो दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैंने इस डेटा पॉइंट को बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया है। एंड उसके बाद देखिए, 15 के बाद यहाँ पे मार्केट की स्ट्रेंथ -15.04 थी। इसके बाद देखिए -25.9, मार्केट की स्ट्रेंथ और ज्यादा निगेटिव हो गई है। बैंक निफ्टी सेंसेक्स अभी भी पॉजिटिव है, हालांकि इनसिग्निफिकेंट फिगर है। और जिसके लिए मैंने हाईलाइट किया था, वेगा और थीटा में नो व्यू आ गया। नो व्यू आने का मतलब यह है कि अभी अपने को मार्केट के अंदर रेंडमनेस बनी रहेगी, अपने को पोजीशन में एंटर नहीं करना है। सारे के सारे डेटा पॉइंट हिले पड़े हैं, कोई भी डेटा पॉइंट सिंक में नहीं है। निफ्टी का वेगा थीटा नो व्यू दिखा रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश दिखा रहा है, सेंसेक्स के अंदर जो वेगा बियरिश दिखा रहा है। इसका मतलब है अभी जैसे होता है ना, जब भूकंप आ जाता है, सब कुछ हिला पड़ा है अभी मार्केट के अंदर, है ना। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इनटू द पोजीशन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी पक्का बनेगी, ये है कि अभी बाकी दुनिया फंस रही है, ये पक्का है। जिनकी पोजीशंस हैं या जो इस मोमेंटम के अंदर पोजीशन में एंटर कर रहे हैं, वो फंस रहे हैं, उनको फंसने दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब वो एग्जिट करेंगे, जब मार्केट एक अपने स्मूथनेस की तरफ आ जाएगा, एक सिस्टमेटिक मूव की तरफ आएगा, तब वहां पे हम मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। सो एनी टाइम इफ यू सी दिस सॉर्ट ऑफ डेटा ऑब्जर्वेशन, जहां पे नो व्यू मिल रहा है या स्ट्रेंथ सडनली चेंज हो रही है, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू एंटर इनटू द फ्रेश पोजीशन। इट इज एडवाइजेबल टू मैनेज योर एग्जिस्टिंग पोजीशन। आप उसको रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रिस्क को स्क्वीज करिए, पोजीशन साइजिंग कम करिए, पोजीशन से एग्जिट करिए, एंड उसके बाद वेट करिए। जो जेसी लिवरमोर ने कहा है कि हर दिन पैसा नहीं बनेगा, हर ट्रेड में पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। बट आप वेट एंड वॉच करके अपॉर्चुनिटी के साथ बैठोगे तो पैसा बनेगा। तो ये वो वाला मार्केट है जहां पे अपने को वेट एंड वॉच करना है। एंड इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी किया है, नो व्यू इंडिकेट वोलेटिलिटी मे परसिस्ट विद बियरिश स्ट्रेंथ, क्योंकि मेरे पास जो है स्ट्रेंथ नेगेटिव आ रही थी, और उसके बाद मैंने हाईलाइट किया था कि यहाँ पे वोलेटिलिटी परसिस्ट हो सकती है। अगला मैसेज मैंने पोस्ट किया था, ऑप्शन सेलर नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि नो व्यू आ रहा है। नो व्यू का मतलब है कि रेंडमनेस रह सकती है, वोलेटिलिटी रह सकती है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन सेलर्स है खासकर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क ज्यादा होता है, रिवॉर्ड कम होता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन की ज्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम ऑप्शन सेलिंग में रिस्क ज्यादा होता है। जो लोग करते हैं, स्टॉप लॉसेस फॉलो कर रहे हैं या उसको प्रॉपर हेज करके कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग बिना स्टॉप लॉसेस के या बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के नहीं करनी चाहिए। बट इस तरह के अगर कभी इंडिकेशन मिल रहे हैं, तब तो खासकर जहां तक संभव हो ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नो व्यू पे चलते रहे। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, जो मैंने अभी कहा था, मोर कलर इज इक्वल टू मोर अनसर्टेनिटी। अगर मार्केट के अंदर, इस टेबल के अंदर आपको ज्यादा कलर्स दिख रहे हैं, है ना, तीनों कलर आ गए यहाँ पे, निफ्टी बियरिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, सेंसेक्स साइडवेज हो रहा है, ठीक है, नो व्यूज के इंडिकेशन आ रहे हैं कहीं पे, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा रेंडमनेस है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है, यू शुड नॉट एंटर। एंड दिस इज व्हाट आई हाईलाइटेड, मोर कलर्स इज इक्वल टू मोर अनसर्टेनिटी, तो वी शुड अवॉइड इट, ठीक है। अब इसके बाद चलते रहते हैं, देखते रहते हैं। यहाँ मैंने दोबारा हाईलाइट किया, मार्केट के अंदर उठापटक हो रही थी। देखिए -33.47 की स्ट्रेंथ थी, यहाँ से सीधे घट के आ गई -26.8, ठीक है। उसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन 26.8 थी यहाँ पे माइनस में, यहाँ आ गई -17.24। ये कितने पॉइंट के मूवमेंट में हुआ है? यहाँ पे थे हम 23,281, 23,280 पे थे,
और यहाँ पे हम आए 23,224, यानी 40-45 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर निफ्टी की स्ट्रेंथ जो है ऑलमोस्ट 50% रह गई। शार्प रिवर्सल आया होगा 40 पॉइंट का, इसी वजह से निफ्टी की स्ट्रेंथ जो है सिर्फ 40 पॉइंट के मूवमेंट में -33 से -17 रह गई। और कंसिस्टेंटली हमें वेगा थीटा नो व्यू देते जा रहे हैं कि भैया पोजीशन के अंदर एंटर मत करो। एंड उसके बाद देखिए सीधे -11 -10 नेगेटिव स्ट्रेंथ खत्म होती चली जा रही है। वेगा थीटा कंसिस्टेंटली नो व्यू दे रहे हैं। मैं हाईलाइट नो व्यू देखिए, मैंने हर मैसेज में नो व्यू वाले इंडिकेशन को हाईलाइट किया है। पर्पस मेरा यही था, और मैं ये वेबिनार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये कन्वे कर सकूं कि इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि दिस इज हाईली रिस्की एंड वॉलेटाइल मार्केट एंड वी शुड अवॉइड ट्रेड। और ये यहाँ पे नो व्यू डालने का मतलब ये था कि हमारा कोई व्यू बन ही नहीं रहा है किसी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का, सो वी शुड अवॉइड ट्रेड। इसीलिए मैंने यहाँ पे नो व्यू लिखा हुआ है। अब नो व्यू की जगह मैं नो ट्रेड भी कर सकता हूँ, बट हमारा क्योंकि सेंटिमेंट इंडिकेट कर रहे हैं तो हमारा कोई व्यू नहीं बनना था इसके ऊपर। एंड ये देखिए रैंडमनेस मार्केट के अंदर पहली जो कैंडल नीचे बनी, उसके बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, वहां से फिर नीचे आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अब यहाँ से वापस ऊपर आ गया। तो 1 2 3 थ्री अटेम्प्ट ऑलरेडी मार्केट ने दे दी 23,350 का लेवल ब्रेक करने का। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ गायब हो गई, -6 ही रह गई ओनली। थीटा अभी भी नो व्यू कह रहा है, बाकी पैरामीटर पॉजिटिव हो गए। ये अब ऑब्जर्वेशन मेरे लिए थोड़ी सी क्रूशल है। अभी मैं हालांकि ट्रेड नहीं लूंगा यहाँ पे, एज अ ट्रेडर मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा, बट ये ऑब्जर्वेशन मेरे लिए क्रूशल है क्योंकि मैं -33 की स्ट्रेंथ से, ठीक है, यहाँ मैं -33 की स्ट्रेंथ था, यहाँ से मैं पूरा सफर तय कर करके और मैं आ गया हूँ -6 पे। और -6 पे अब मेरे जो ग्रीक्स के पैरामीटर हैं वो ज्यादा ग्रीन साइड में हो गए हैं। ग्रीन कलर अब मुझे टेबल के अंदर ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि अभी भी थीटा नो व्यू है तो आई विल होल्ड, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ नेगेटिव है। ग्रीक्स के कलर ब्लू है, स्ट्रेंथ मेरी निफ्टी की अभी भी निगेटिव है, तो मैं अभी भी होल्ड करूंगा। बट यहाँ पे एक एक वो चीज होती है घात लगा के बैठना, कि हो सकता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाए। आगे देखते हैं क्या हुआ। -6 से -4.6 हो गई। अभी फिर से मेरे पास वापस नो व्यू आ रहा है। आई विल वेट एंड वॉच यहाँ पे। आगे देखते हैं। देखिए तीसरी के बाद चौथी अटेम्प्ट दी इसने ब्रेक करने की, और फिर वहां पे एक रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे फिर फिजल आउट हो गया, अटेम्प्ट टू ब्रेकआउट अगेन फिजल्ड आउट। यहाँ पे वो हो नहीं पाया ब्रेकआउट यहाँ पे। तो जब तक डेटा के अंदर ना कन्विक्शन नहीं आएगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगा, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, एश्योरिटी और गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे अभी भी मैं वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन ये देखिए पलट गया डेटा। अब फिर वापस तीनों कलर आ गए यहाँ पे, ग्रीन येलो रेड, तीनों कलर आ गए। इसका मतलब अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। हालांकि हम 1:23 PM पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सुबह से हमें कोई पहला ट्रेड हमने लिया था एक बुलिश वाला, उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है अभी तक मार्केट के अंदर, क्योंकि डेटा में वो सिंक बना नहीं है अभी तक। उसके बाद माइनस की तरफ चलती गई। ये देखिए ये अगेन बड़ा कंफ्यूजिंग डेटा पॉइंट है, जहाँ निफ्टी सारा रेड हो गया और बैंक निफ्टी सारा का सारा ग्रीन है। अमंग द इंडाइसेस ये डेटा के अंदर सिंक बन ही नहीं पा रहा है कोई भी। ठीक है, स्टिल दिस इज द पोजीशन जहां पे कन्विक्शन लेवल मेरा बहुत कमजोर है अभी। ठीक है, सो वील स्टिल बी इन अ वेट एंड वॉच मोड। एंड देखिए निफ्टी की स्ट्रेंथ की वजह से नीचे आया और वापस यहाँ से सपोर्ट लिया, जो हमने लेवल यहाँ पे मेंशन किए हुए थे वहां से सपोर्ट लिया और फिर पलट गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब तक डेटा के अंदर अमंग द इंडाइसेस एंड विद इन द इंडाइस अमंग ऑल द पैरामीटर्स अगर वो सिंक नहीं बनेगा, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक मार्केट के अंदर ये अप एंड डाउन वाली वोलेटिलिटी बनी रहेगी। एंड फाइनली वी गॉट दिस बिग कैंडल जिसने ये ब्रेकआउट दिया है। एंड इस कैंडल पे ये ड्यूरिंग दिस कैंडल, अब मेरी डेटा पॉइंट ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो लेट मी कम टू दिस। एंड यहाँ पे देखिए मेरा थीटा फाइनली बुलिश हो गया। जो थीटा मेरा बियरिश था, साइडवेज था, या नो व्यू दे रहा था मॉर्निंग से, फाइनली वो थीटा मेरा बुलिश हो गया। अब मेरे ग्रीक्स सारे के सारे एक साइड में आ गए हैं, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, सेंसेक्स पॉजिटिव है, निफ्टी की जितनी नेगेटिव स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई है यहाँ पे। दिस इज द पॉइंट वेयर आई कैन कंसिडर टेकिंग अ बुलिश बेट। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये वॉलेटिलिटी फट गई, देखिए यहाँ पे जो इंडिकेशन मिल रहा था नो व्यू से कि मार्केट के अंदर रेंडमनेस रह सकती है, ये स्ट्रेडल का चार्ट है सीधे। ये स्ट्रेडल का चार्ट 140 से 173 पहुंच गया। ये वॉलेटिलिटी फट गई यहाँ पे। इसके बाद देखिए हेयर कम्स द पॉइंट। 2:02 मिनट 27 सेकंड का जो मैंने डेटा पोस्ट किया है, ये वो पॉइंट है जहां पे मुझे डेटा के अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिल रहा है कि हाँ अब सारे पैरामीटर मेरे सिंक में आ गए।
सारे पैरामीटर्स जितने डेटा पॉइंट है सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव हो गई, वेगा थीटा हुआ, ये सब बुलिश हो गया, सब मतलब टेबल रीड करने में मजा आ रहा है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा, यहाँ पे एकदम सब चीजें बड़ी स्मूथ दिख रही हैं। तो यहाँ पे इजीली एंड कॉन्फिडेंटली आई कैन टेक अ बुलिश बेट। ठीक है। तो डेटा पॉइंट में कन्विक्शन कैसे लाना है, कहाँ पे जो कॉशियसनेस रखनी है, ये वाला जो दिन था मेरा 16 अप्रैल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो प्रीमियम चैनल में है वो लोग वापस इस डेटा को, क्योंकि प्रीमियम चैनल में सारा डेटा पड़ा रहता है, 16 अप्रैल का डेटा वापस एक बार गो थ्रू करिएगा, सारी पोस्ट एक बार गो थ्रू करिएगा, एंड यू विल लर्न कि कहाँ पे अपने को कॉशियस रहना है, डेटा को देख के कहाँ पे अपने को कन्विक्शन को पकड़ना है, डेटा को देख के वो सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये वो दिन है जहां पे मार्केट ने हर रंग दिखाने की कोशिश करी है अपने को, एंड 2 बजे के बाद मार्केट के अंदर वो मूव मिला जिसका मैं सुबह से वेट कर रहा था, और मेरे को यहाँ पे इस टेबल के अंदर पूरा का पूरा कन्विक्शन आ गया है। एंड उसके बाद ओके, ये एक मैंने चार्ट डाला था कि कैसे जो है डेटा पूरे दिन, जो स्ट्रेंथ है, ग्रीन वाली स्ट्रेंथ जो है वो पुट की है, और रेड वाली जो स्ट्रेंथ है वो कॉल साइड की, यानी बियरिश स्ट्रेंथ जो है वो रेड कलर से शो हो रही है, और जो बुलिश स्ट्रेंथ बनती है वो ग्रीन कलर से शो हो रही है। एंड ये दोनों आपस में जो जो हम कहते हैं ना कि वो बुल्स और बियर्स आपस में फाइट कर रहे थे, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेडनेसडे का, कि किस तरीके से बुल्स और बियर पूरे दिन आपस में फाइट करते रहते हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द चैलेंजिंग डे, बट सेकंड हाफ में मेरे को बुलिश कन्विक्शन आया था। उसके बाद 17 अप्रैल को आ जाते हैं। 17 अप्रैल आई थिंक इट वाज ओके निफ्टी एक्सपायरी डे। तो ये पिछले दिन का ब्रेकआउट था, जो कैंडल बनी थी, और वो देखिए जो हमने ऊपर लेवल प्लॉट किया वहीं पे जाके वो खत्म हुआ, वहीं पे स्टॉप हुआ था पिछले दिन का। यानी वेडनेसडे 16 तारीख का जो मोमेंटम ब्रेकआउट आया था, वो जो लेवल हमने 430 का मेंशन किया था वहीं पे रहा। ये ओपनिंग सेशन है, ओपनिंग सेशन में खुलते ही मार्केट एकदम जो है नीचे आना शुरू हो गया। अभी ओपनिंग सेशन में मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, शुरू के 15 20 25 मिनट में कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। इट इज अ ऑब्जर्वेशन पीरियड फॉर मी, कि ओवरनाइट एक्टिविटी डाइजेस्ट हो जाए मार्केट में, वो कंज्यूम हो जाए, उसके बाद देखते हैं मार्केट के अंदर क्या पोजीशन बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि जितना हम वेट करते हैं उतना जो डेटा पॉइंट का कन्विक्शन है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे ये ओपनिंग था, एकदम मार्केट खुलते ही नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे नीचे आया, सॉरी ये नीचे आया, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे नीचे आने के बाद वापस पलट गया। मैंने देखिए रेंज एरो से मेंशन करिए कि ये अपसाइड है, ये डाउन साइड है, ये रेंज है पूरी। 23,430 से लेके 23,280 के आसपास तक की रेंज बन रही थी, और ये मार्केट इसके बीच में खुलते ही इसने जो है तांडव करना शुरू कर दिया, वोलेटिलिटी दिखाना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पे अपने को थीटा के अंदर तीनों ग्रीक्स के नो व्यूज मिल गए थे। नो व्यू मतलब नो ट्रेड, सिंपल मेरे लिए, मेरे को कोई ट्रेड नहीं करना है, आई विल वेट एंड वॉच। ठीक है। और यहाँ मैंने मेंशन किया, यस्टरडे वी लर्न दैट थीटा इंडाइसिस नो व्यू वोलेटिलिटी में परसिस्ट, हेंस वी शुड अवॉइड द ट्रेड। ये 9:47 मॉर्निंग में 9:47 का मेरा मैसेज डाला हुआ है, नो व्यू इज इक्वल टू नो ट्रेड बिकॉज वोलेटिलिटी माइट परसिस्ट। ये एक नया हमने टूल बनाया है, ये इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हम पहले ये पूरा वॉक थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। उसके बाद देखिए ये टाइम था 9:47 पे मुझे थीटा में नो व्यू मिल रहा था, एंड 9:55 8 मिनट बाद मेरे को वेगा और थीटा निफ्टी के साइडवेज मिल गए, स्ट्रेंथ मेरे को 21 की मिल गई। ठीक है। तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, सेंसेक्स की स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, हालांकि इनसिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है। निफ्टी एक्सपायरी डे है थर्सडे, निफ्टी का एक्सपायरी वाला दिन है, तो मेरा फोकस पॉइंट जो है वो निफ्टी पे ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सेंसेक्स। तो मैं इतनी पोजीशन थर्सडे वाले दिन बिल्डअप नहीं होती है, तो मेरा लीस्ट फोकस सेंसेक्स पे रहता है, सबसे ज्यादा फोकस मेरा निफ्टी पे रहेगा थर्सडे वाले दिन, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी डे है। तो निफ्टी की मेरे को 21.84 की पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिली, एंड जस्ट 8 मिनट पहले मेरे को थीटा वेगा थीटा के अंदर नो व्यू मिल रहा था, और 8 मिनट बाद मेरे को वेगा थीटा ने साइडवेज इंडिकेशन देने शुरू कर दिए। रेंज मेरे पास है मार्केट की, रेंज ये रही मेरे पास मार्केट की, इंडिकेशन यहां से मेरे को मिल गए हैं। अब उसके आगे कुछ नहीं, देखिए मार्केट रेंज के अंदर खेल रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आने की तैयारी शुरू कर दी। ये मैंने वापस हाईलाइट किया है कि इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। स्ट्रेंथ 21 की थी, ये स्ट्रेंथ 3.36 की रह गई, साइडवेज इंडिकेशन ही अपने को मिलना है। आगे देखते हैं, स्ट्रेंथ यहाँ पे खत्म हो गई, सब साइडवेज हो गया,
स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए उसी रेंज के अंदर गया, यहाँ पे थर्ड टाइम इसने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन अभी स्ट्रेंथ नहीं है मेरे पास, स्ट्रेंथ ओनली 4 की है, और यहाँ ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। जहां स्ट्रेंथ नहीं है वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, अनलाइकली है कि वो ब्रेकआउट दे पाएगा। ठीक है, बट आई डोंट नो, लेट अस सी। एंड यही हुआ। देखिए स्ट्रेंथ नहीं थी वहां पे, सिर्फ +4 की स्ट्रेंथ थी, इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ थी। इसने यहाँ कोशिश करी, नहीं दे पाया ब्रेकआउट, पलट गया, वापस उस रेंज के अंदर आ गया। ठीक है, तो मतलब मोमेंटम भी तब आएगा जब स्ट्रेंथ बनेगी, जब पोजीशन बनेगी। पोजीशन नहीं बन रही है, प्राइस एक्शन के अंदर ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी हो रही है। ठीक है, तो वो चांसेस उसके कम है ब्रेकआउट आने के। यहाँ पे इस चीज को अपने को समझना है। यहाँ देखिए अपने को ब्रेकआउट एक प्राइस एक्शन के अंदर दिख रहा है। अब ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है, इसके बाद अब मैं डेटा पॉइंट देखने की चेष्टा करूंगा। ब्रेकआउट अभी भी मेरे को डेटा पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मिले। 11:17 में 5 की स्ट्रेंथ है, एंड 11:27 में यहाँ मेरे को स्ट्रेंथ मिली है, 14.53 की यहाँ मेरे को स्ट्रेंथ मिली है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ, कहाँ पे मैं डेबिट स्प्रेड चूज करूंगा, कहाँ पे मैं क्रेडिट स्प्रेड चूज करूंगा, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। इससे पहले जब मैंने कहा था कि अगर मुझे साइडवेज इंडिकेशन मिल रहे हैं, स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, तो मैं अज्यूम ये करूंगा कि इंडिकेशंस मार्केट के साइडवेज विद बुलिश बायस्ड है। यहाँ पे इंडिकेशन ओनली बुलिश बायस्ड है, साइडवेज नहीं है। और उसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि मुझे स्ट्रेंथ भी मिल रही है और थीटा मुझे नो व्यू दे रहा है। नो व्यू देने का मतलब है प्रीमियम डिके तो नहीं हो रहे हैं। थीटा नो व्यू देने का मतलब है मेरे को प्रीमियम डिके नहीं होने, प्रीमियम बढ़ने हैं यहाँ से। ठीक है, और स्ट्रेंथ मेरी सिग्निफिकेंट है। नंबर 1 प्राइस एक्शन में मेरे को ब्रेकआउट मिल गया, नंबर 2 मेरे को स्ट्रेंथ मिल गई, नंबर 3 मेरे प्रीमियम डिके नहीं हो रहे हैं, साइडवेज नहीं मिल रहा, नो व्यू मिल रहा है। दिस इज एन आइडियल सिनेरियो फॉर मी टू क्रिएट अ डेबिट स्प्रेड। बुल कॉल डेबिट स्प्रेड बनाने का ये आइडियल सिनेरियो है। अब मैं थर्सडे वाले दिन बैठा हूँ, एक्सपायरी वाले दिन है, तो मैं कौन सा डेबिट स्प्रेड बनाऊंगा? ऑब्वियसली मैं आज की थर्सडे की एक्सपायरी का डेबिट स्प्रेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मोमेंटम थोड़ी देर भी होल्ड हो गया तो जो प्रीमियम का डिके है बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी डे वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, एंड आई विल बी ऑन अ लूजिंग साइड ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पे दिस इज द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जहां पे मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का कॉल का बुल डेबिट स्प्रेड बनाऊंगा। अब बुल डेबिट स्प्रेड क्या बनाऊंगा कि सपोज करिए निफ्टी अभी यहाँ पे आ रहा था 23,492, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को रिस्क ज्यादा लेना है, मैंने 23,500 की कॉल बाई करूंगा और 23,600 की कॉल बेच दूंगा। बुल कॉल डेबिट स्प्रेड, 23,500 की कॉल का प्रीमियम ज्यादा होगा, तो 23,500 नेक्स्ट वीक की, इस एक्सपायरी की नहीं, जो 17 तारीख की एक्सपायरी की नहीं, 24 तारीख की एक्सपायरी की, 24 अप्रैल एक्सपायरी की 23,500 की कॉल मैं बाई करूंगा, 23,600 की कॉल को मैं बेच दूंगा। ये मेरा बन गया बुल कॉल डेबिट स्प्रेड। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ, देखते हैं। 492 के लेवल पे मैंने बनाया था, एंड इसको कहते हैं मोमेंटम। 11:27 पे मैंने पोजीशन बनाई है, एंड 11:45 पे यहाँ पे था 23,492, और यहाँ 23,598। 100 पॉइंट का मूवमेंट मेरे को मिला है अप्रोक्सीमेटली 18 मिनट के अंदर। तो जहां आपको नो व्यू मिल रहा है, स्ट्रेंथ है, यहाँ सी नो व्यू मिलने के बाद एक एक हमारा कंसिडरेशन था कि हमने ट्रेड नहीं लिए। वहां पे नो व्यू में ट्रेड क्यों नहीं लिया था? क्योंकि हमें कलर्स ज्यादा दिख रहे थे, रेड कलर भी था, येलो कलर भी था, ग्रीन कलर भी था। ठीक है, यहाँ पे हमने नो व्यू में डेबिट स्प्रेड लिया है, रीजन सिर्फ एक कलर है, ग्रीन, कॉम्प्लीमेंटेड बाय स्ट्रेंथ, कॉम्प्लीमेंटेड बाय प्राइस एक्शन, तीनों चीजें मेरे फेवर में है। तो नो व्यू होने के बाद मैंने डेबिट स्प्रेड बनाया है। सी अगर वॉलेटिलिटी आएगी भी तो डेबिट डेबिट स्प्रेड इज अ लिमिटेड लॉस स्ट्रेटेजी। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा हो गया कि मार्केट ऊपर जाने की जगह एकदम से नीचे भी गिर गया, तब भी डेबिट स्प्रेड के अंदर मेरा हमेशा लिमिटेड लॉस हो। सी क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड चूज करने पे ये हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। क्रेडिट स्प्रेड बनाते समय जहां पे हम हायर प्रीमियम ऑप्शन को बेच रहे हैं, वहां पे हमें अपना कन्विक्शन लेवल स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट गया तो उसमें लॉस बड़ा हो सकता है। डेबिट स्प्रेड में अगर एकदम से सडन मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया, तब भी हमारा लॉस छोटा ही होगा। ठीक है, बट वो सी सिनेरियो अलग अलग होने चाहिए। अब एक्सप्रेस वे पे आप गाड़ी चलाओगे तो 100 के ऊपर भी आराम से आप चला सकते हो, वो सिनेरियो आपको मिल गया। तो ये डेबिट स्प्रेड करने क्रिएट करने का सिनेरियो था।
ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को इस तरीके से रीड करना है, और मेरे को हार्डली 18 और 20 मिनट का टाइम लगा, और मुझे वो मोमेंटम मिल गया यहाँ पे। मतलब 23,492 से मैं सीधे 23,598, 23,600 के आसपास पहुंच गया। 100 पॉइंट से ज्यादा का मुझे मूवमेंट मिल गया। एंड दिस दिस मूवमेंट वॉज सफिशिएंट फॉर मी टू बुक प्रॉफिट। जो एक हमारा एग्जिट वाला पॉइंट आया था, मैंने 23,500 23,600 का स्प्रेड बनाया था, तो इसका मतलब है कि मेरे को 100 पॉइंट का मूवमेंट ही एंटिसिपेट कर रहा था, इसलिए मैंने 100 पॉइंट के मूवमेंट का स्प्रेड बनाया था। 23,600 की मैंने बेची हुई थी, 23,600 आ गया, 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, मैं एग्जिट करके अपनी पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने। एंड सी, ये मैंने फिर इसका फॉलोअप चार्ट डाला है कि अगर डेटा आपके फेवर में है, सपोर्ट में है, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस करी, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस करी, लेकिन जब ट्रेंड आया, ब्रेकआउट आया और डेटा अपने फेवर में था, क्या ताकत से मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ। ये लास्ट वीक का कुछ डेटा था, जो उसके बाद तो स्ट्रेंथ गया बहुत बढ़ गई थी, 40 हो गई, 617 पहुंच गया, 23,617। ये शायद आई थिंक 100 के ऊपर स्ट्रेंथ चली गई थी। मेरे लिए 100 के ऊपर स्ट्रेंथ जाना इज लाइक, ये सिनेरियो बहुत कम आता है। ठीक है, एंड मेरे को ये ओवरबॉट काइंड ऑफ सिनेरियो लगता है। 100 के ऊपर स्ट्रेंथ चली गई है, ठीक है ना। तो आप गाड़ी भी अगर चला रहे हो तो 100 से 120 चलाओगे, 140 चलाओगे, कहीं पे एक लेवल तो आएगा जहाँ पे आप, गाड़ी तो मूव करेगी लेकिन उसको होल्ड कर दोगे। तो ये ओवरबॉट वाली सिचुएशन थी, यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो चुकी है, काइंड ऑफ ओवरबॉट मैंने मेंशन किया हुआ है, काइंड ऑफ ओवरबॉट है, will prefer profit booking in the bullish positions here now। सेकेंड हाफ आ गया था, 1:17 हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड हाफ का टाइम आ गया था। प्रीमियम टिके कहीं ना कहीं जो स्टार्ट होने थे, एक्सपायरी डे वाले जो प्रीमियम टिके स्टार्ट होते हैं वो होने थे। सिग्निफिकेंट मूव मार्केट के अंदर आ चुका था, सो इट वाज लाइक कि अब यहाँ पे अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सिग्निफिकेंट मूवमेंट, हम 23,492 यानी 23,500 के लेवल पे कहीं अपने को, हमने मूव पकड़ने की कोशिश करी थी, अपने को इंडिकेशन मिले थे, और वहां से 23,786, ऑलमोस्ट जो है 250 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, 250, हाँ, 23,500, 350 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, बहुत बड़ा मूवमेंट मिल गया था हमें। तो ठीक है, उतना एक्सपायरी वाले दिन इतना प्रॉफिट बुक हो गया, सफिशिएंट था। सो दिस इज हाउ जो डेटा रीडिंग है वो अपने को करनी चाहिए। मतलब थर्सडे वी वर बैंग ऑन इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग द मोमेंटम इन द मार्केट। वेडनेसडे वाज द डे जहां पे कंजर्वेटिव बनना था अपने को। ठीक है, वहां पे डेटा के अंदर सारे इतने सारे कलर्स आते जा रहे थे, तो वहां पे अपने को अवॉइड करना था। जब ज्यादा कलर्स आते जा रहे हैं, है ना, नो व्यू मिल रहा है ज्यादा कलर्स के साथ, वो अवॉइड करने वाला दिन है। जहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है, सेम कलर है, डेटा पॉइंट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्राइस एक्शन उसको फेवर कर रहा है, वहां पे आप जो है स्ट्रांगली एंटर कर सकते हैं पोजीशन के अंदर। तो दिस वॉज हाउ इट वॉज। एंड आज की डेटा ऑब्जर्वेशन है, ये मैं नेक्स्ट वीक डिस्कस करूंगा, नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस टुडे। ठीक है, लेट मी गो बैक। तो ये एक स्लाइड थी जो मैं जल्दी डिस्कस करना चाहता था। इट्स अ रिपीटिशन ऑफ प्रीवियस वेबिनार, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। राइट एंट्री इज ओनली हाफ टास्क डन, जो मैंने इतनी सारी स्लाइड्स में दिखाया हुआ है। आपको एंट्री सही मिल गई है, बट वो सिर्फ आधा टास्क है। बाकी आधा टास्क आपका पोजीशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, विच हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग वाइल ट्रेडिंग, स्पेशली डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। पोजीशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आर अनअवॉइडेबल। आप सोचो कि आप डेटा पॉइंट देख लिया, कन्विक्शन आ गया, और आप उस पर नेकेड स्पेक्यूलेट कर दो, इट इज नेवर एवर रिकमेंडेड। आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट हमेशा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसको मैं इस सेशन में कवर नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा स्कोप है। स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट हेल्प इन स्पाइक एंड वोलेटाइल मूव। आप हो सकता है आपने डेटा के फेवर में पोजीशन ली, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस अगर वो डेटा का कन्विक्शन, वो स्ट्रेंथ बनी हुई है, अब री एंटर कर लो पोजीशन के अंदर, हु स्टॉप्स यू। अब वापस एंटर करो डेटा के अंदर। हो सकता है पहली बार स्ट्रेंथ बनी, ब्रेकआउट दिया, नहीं फिजल आउट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस छोटे रखिए। एक पोजीशन का स्टॉप लॉस आपका 1% कैपिटल का नहीं होना चाहिए कभी भी। आप इस तरीके से पोजीशन मैनेजमेंट बनाइए कि आप 3 या 4 बार एंट्री कर सकें। तो आप एक पोजीशन में एंटर करिए, 20-25 पैसे, 0.2-0.25% का स्टॉप लॉस रखिए। राइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जिट होगा तो दोबारा आपके पास एंटर होने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, एसएल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड, यूज इट वेरी स्मार्टली। नो हेजिटेशन इन चेंजिंग व्यूज इन द डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट चेंज हो सकता है, मार्केट डायरेक्शन चेंज हो सकती है, कोई हेजिटेशन नहीं है। बुलिश व्यू था, हमने किया वहां से डेटा, अगर बुलिश व्यू जब पलट गया और डेटा भी पलट गया और डेटा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपस में एक दूसरे को, अमंग द इंडाइसेस, अमंग ऑल द पैरामीटर ऑफ द सेम इंडाइसेस, तो आप बुलिश थे, बियरिश हो। हमने तो अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करना है, अपने ईगो को ट्रेड नहीं करना। तो जो डेटा बोल रहा है, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है, अपने को उसको ट्रेड करना है। मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, मार्केट हमेशा 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 सुप्रीम है।
ठीक है, तो इसको जो है हमेशा फॉलो करिए, एग्जिट कर जाइए पोजीशन से, फाइट मत करिए मार्केट से। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज आपको और दिखानी है। यस, सो दीज आर द चार्ट्स, ये मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। दीज आर थिंग्स विच आर अंडर डेवलपमेंट, जो मैंने एक चार्ट आज पोस्ट भी किया था, एंड किसी ने मेरे से गामा के रिगार्डिंग क्वेरी पूछी हुई थी, तो ये मैं मतलब किसी एक सेशन में मैं सिर्फ गामा के ऊपर बात करूंगा। एंड बहुत अच्छी एक स्टडी है, गामा को ओपन इंटरेस्ट के साथ कैसे कोरिलेट किया जा सकता है, सो दैट एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ आपको स्पाइक्स का आइडिया लग जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है स्पाइक्स को आने की। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी है। ये अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। एंड गामा टेल्स यू द रिस्क इन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। तो पूरा एक सेशन में कभी लूंगा गामा के ऊपर, एंड आई लेट यू नो कि आज तक मैंने वेगा थीटा सिर्फ रिवॉर्ड की बात करी है, एक दिन मैं रिस्क की बात करूंगा पूरी, और उस रिस्क को रिवॉर्ड के साथ एडजस्ट कैसे करना है, ये सब अभी उस पर कार्यवाही चल रही है, और इसको मैं बना रहा हूँ अभी। इट विल बी अवेलेबल वेरी सुन। ठीक है, ये मैं एक बात कर रहा था कि मैंने एक ये टेबल बनाई है जिसको मैं पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इट इज फोकस्ड टुवर्ड्स ऑप्शन सेलिंग। कि हम जो जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल में काम करते हैं, या जो आउट द मनी के ऑप्शंस बेचते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से ये एक स्टडी में बना रहा हूँ, जो बनाई है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ऑप्शन चेन के अंदर ग्रीक्स की टर्म में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहाँ पे मेरे को सबसे ऑप्टिमल मिल रहा है, उन स्ट्राइक प्राइस को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। मैं अपनी लाइन दोबारा रिपीट करता हूँ। अक्रॉस द ऑप्शन चेन, पूरी ऑप्शन चेन जो है निफ्टी की और सेंसेक्स की ऑप्शन चेन जो है, वहां पे इन टर्म्स ऑफ ग्रीक्स मेरे को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, अब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को थोड़ा सा एलेबोरेट में कर देता हूँ। रिस्क है मेरा गामा, और जो मेरा रिटर्न है, रिवॉर्ड है, वो है वेगा और थीटा। तो मेरा रिस्क यानी गामा के अगेंस्ट वेगा थीटा का मेरे को रिवॉर्ड सबसे अच्छा किन स्ट्राइक प्राइसेस में मिल रहा है, जहां पे मैं ऑप्शन को बेच सकता हूं विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। वो टॉप 4, टॉप 4 जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, वो यहाँ पे डायनेमिकली अपडेट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज अभी हमने नई बनाई है, जिसको आई विल बी शेयरिंग ऑन माई प्रीमियम चैनल। जैसे मैं बाकी डेटा पोस्ट करता हूँ, ये डेटा भी मैं मॉर्निंग से रेगुलरली पोस्ट करूंगा प्रीमियम चैनल पे। एंड वी हैव बीन टेस्टिंग इट रिगरसली, एंड ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑफ द टेस्टिंग हैज बीन ल्यूक्रेटिव। अपने को बहुत एनकरेजिंग रिटर्न्स, जो आउटकम्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो मिल रही है इसके अंदर। सो दैट हैज कंपेल्ड मी कि मैं वो डेटा यहाँ पे डालूं और इसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, और अपनी आप जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, फीडबैक शेयर करिएगा। आपके फीडबैक, आपकी ऑब्जर्वेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अब यहाँ इसके बाद मैं जो है कुछ अ, मैंने अपनी अपनी बातें बहुत सारी करी हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ क्वेरीज यहाँ पे ले लूँ। कैन यू एक्सप्लेन पोजीशन, पोजीशन वाला मैंने पिछले वेबिनार में एक्सप्लेन किया था, प्लीज रेफर टू दैट वेबिनार, रिपीटिशन हो जाएगा। कैन वी डिप्लॉय कैलेंडर स्प्रेड्स ऑन ग्रीक्स, यस 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 यस, यू कैन। एंड ये जो मैं स्ट्राइक प्राइसेस हाईलाइट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, दीज विल हेल्प यू इमेंसली इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द स्ट्राइक प्राइसेस फॉर कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड में कौन सी स्ट्राइक प्राइस, कौन सी रेंज आपको बना के रखनी है, वो ये स्ट्राइक प्राइसेस आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वे बियॉन्ड देन व्हाट ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट यू। ये ओपन इंटरेस्ट से बहुत आगे की कहानी है। ठीक है, बहुत एडवांस कहानी है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट देखा जाता है कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, उसको रेंज बना के ट्रेड करने की चेष्टा करते हैं। बट ये नहीं पता ओपन इंटरेस्ट जो है, वो बाइंग साइड का ज्यादा क्रिएट हो रहा है, सेलिंग साइड का ज्यादा क्रिएट हो रहा है। एंड ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होता है, और जो अनवाइंड होता है तो बहुत पैनिक सिनेरियो होता है कि अगर आपने उसके बेस पे पोजीशन बनाई है। सो उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए ये डेटा स्टडीज हमने बनाई हुई है यहाँ पे। इसके अलावा अगर किसी को डेटा पॉइंट का वैलिडेशन करना है कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, मैं बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूँ, रिलाय करता नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट्स आर डायनेमिक इन नेचर, मार्केट का बिहेवियर चेंज होता रहता है। किसी को वैलिडेशन करना है तो प्रीमियम चैनल में पुराने सारे पोस्ट पड़े हुए हैं डे वाइज, किस दिन मैंने क्या इंडिकेशन दिया था, क्या कमेंट्री दी थी चार्ट के साथ,
क्या मूवमेंट आया था, वो प्रीमियम चैनल पे सारा है। उसके अलावा मैं पिछले 2 ढाई साल से ट्विटर पे सारा डेटा डाल रहा हूँ। तो जिसको वैलिडेट करना है वहां पे करना है प्लीज, मैं बैक टेस्टिंग करता नहीं हूँ। एंड दीज आर वेरी डायनेमिक पैरामीटर, और भी आप ये मान के चलो डेली बेसिस पे इनका ऑप्टिमाइजेशन होता है। सो व्हाट आई हैव बीन डूइंग 6 मंथ्स बैक इज वे मोर डिफरेंट देन व्हाट आई एम डूइंग टुडे। ठीक है, तो मैं पिछले 2 महीने पहले क्या कर रहा था और आज क्या कर रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये सारी डेटा स्टडी सब्जेक्ट टू रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पिछली बार भी बताया था हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं जिनको हम रेगुलरली ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग करने के लिए फिक्स सेट ऑफ रूल्स और पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, जिसको मैं पूरी हिस्टोरिकल डेटा पे चला दूं। बट मेरे यहाँ पे पैरामीटर्स एज पर द मार्केट कंडीशन रेगुलरली ऑप्टिमाइज होते रहते हैं। सो वैलिडेट करने के लिए मोस्ट वेलकम। उस पर कोई फीडबैक आपका है तो प्लीज शेयर करिएगा मेरे साथ। Sometimes data point indications and your input written in words are contradictory to yes। मैं जो कमेंट्री लिखता हूँ और जो डेटा पॉइंट इंडिकेशंस है वो अलग हो सकते हैं, और उसका मैंने एग्जांपल दिया है। जहां पे मेरे को मिक्स एंड मैच मिल रहा होगा, जहां पे मेरे को कन्विक्शन नहीं मिल रहा होगा, वहां पे मेरी कन्विक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हो सकती है। अगर मुझे स्ट्रेंथ पॉजिटिव है लेकिन बाकी पैरामीटर या बाकी इंडाइसिस में मुझे वो चीज नहीं मिल रही है, तो मेरी कमेंट्री स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हो सकती है। एंड दैट इज वन ऑफ द वे टू कॉशियस माई सब्सक्राइबर कि ये दिस इज नॉट द राइट टाइम, तो इट इज पॉसिबल। तो आई थिंक यस, एक अच्छी क्वेरी आई है। समटाइम द स्ट्रेंथ नंबर इज 30 प्लस बट वेगा थीटा साइडवेज होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि अगर स्ट्रेंथ आपकी पॉजिटिव है और वेगा थीटा साइडवेज है, इसका मतलब है कि उस ट्रेंड की डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा, बट वो मोमेंटम नहीं होगा, वो ट्रेंड होगा, लेकिन प्रीमियम डे के बहुत ज्यादा होगा। वहां जैसे हमें थर्सडे को 18 मिनट के अंदर 200 100 पॉइंट का मोमेंटम मूवमेंट मिल गया, वो नहीं मिलेगा। स्ट्रेंथ 30 पॉइंट पॉजिटिव है तो मार्केट अपसाइड ही रहेगा, हल्के 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 ऊपर जा सकता है, लेकिन दोनों साइड का प्रीमियम डिके होता रहेगा। अब किस साइड का प्रीमियम ज्यादा डिके होगा? स्ट्रेंथ 30 पॉजिटिव है तो पुट साइड का प्रीमियम ज्यादा डिके होगा, कॉल साइड का कम होगा। ठीक है, तो वहां पे ये हो सकता है, पॉसिबल है कि 30 स्ट्रेंथ के साथ हमें वेगा थीटा साइडवेज मिले। एंड साइडवेज मिलने का मतलब ये है कि अपने को ऑप्शन बेच के काम करना है, क्रेडिट स्प्रेड बनाने हैं, ऑप्शन राइटिंग करनी है, स्क्यूड स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल करने हैं। ठीक है। एंड these strikes to be used in combination of choices of credit spread, yes। बट ये स्ट्राइक प्राइसेस आप क्रेडिट स्प्रेड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि पहले इसको ऑब्जर्व करिए, इस पे अपना कन्विक्शन लेवल बनाइए, उसके बाद इसको जो है अपने तरीके से यूज कीजिए। इसको स्ट्रेंगल में भी यूज कर सकते हैं, कैलेंडर में भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट स्प्रेड में भी यूज कर सकते हैं। डज स्ट्रेंथ ट्रेंड ऑफ ग्रीक्स वर्क इन स्टॉक ऑप्शंस ऑल्सो? करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि किसी भी स्टडी की को स्ट्रांग होने के लिए, उनमें कन्विक्शन आने के लिए जो डेटा पॉइंट का डेटा का अमाउंट है, जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ही वो स्टडी ज्यादा स्ट्रांग या कन्विंसिंग होगी। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर आई थिंक निफ्टी के 15 या 20 स्टॉक छोड़ के बाकी स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है नहीं। सो आई हैव अ डाउट अबाउट इट, बट यू कैन ट्राई। ठीक है, जो लिक्विड स्टॉक्स है उसके अंदर जो ग्रीक की स्टडी है वो परफेक्टली काम करती है अभी। ओआई कैलकुलेटेड इन डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन 9:15 रेफरेंस और प्रीवियस डे, नहीं ये ओआई जो है ये अभी मैं इंट्राडे का लेता हूँ। पोजिशनल वाला ओआई में नहीं लेता हूँ, पोजिशनल वाला ओआई पोजिशनल डेटा में इंटीग्रेटेड है। यस, एज आई सेड, अज्यूमिंग दैट देयर इज रीजनेबल लिक्विडिटी इन स्टॉक, तो वो 15 15 20 स्टॉक्स जो which have got reasonable liquidity, you can try the Greek study in those stocks only. But yeah, see, any study, it's not only about Greeks. You pick up any statistical or mathematical model, so the accuracy or the significance of the model heavily rely on the accuracy and the amount of data. The higher the amount of the data, the higher the accuracy or the significance of that statistical model. So we have got decent data in index and index options. So that is why for me getting conviction on index is way more higher than what I see I can get in stock options.
how you are calculating gamma with y. So I am not calculating gamma with y. Gamma has got its own calculation. गामा को मैं y से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ. Yes, but I have integrated my studies of gamma and open interest. So these are two independent studies of gamma and OI, and somewhere somehow I have integrated them so that I can get a sense about the risk involved, because risk come from position buildup. Position buildup are visible in open interest, and the movement in the underline is visible with the gamma. तो उनको कहीं ना कहीं मैंने इंटीग्रेट करके रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं जिसको मैंने उस पर चलाया है. उसके बेस पे इनके बिहेवियर में एक जो है ना एक स्टडी बन रही है जिसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग गामा विद वाई, बट आई हैव इंटीग्रेटेड दीज टू डेटा सीरीज टू कम अप विद some meaningful observations. Why data point do not work independently? Uh, so it is like Nifty has got 50 stocks as a constituent. Why we cannot study only Reliance? Why we cannot study only HDFC Bank, which has got the highest weightage in Nifty? So that is why these data points are uncorrelated, and that is why they have been shown here independently. Uh, if they complement each other, it gives more conviction. राइट. सो अगर निफ्टी की स्ट्रेंथ मुझे पता करनी है तो मुझे कहीं ना कहीं वो सारे 50 स्टॉक्स को देखना समझना पढ़ना पड़ेगा. सो दैट विल गिव मी मोर कन्विक्शन एज कंपेयर टू अगर मैं सिर्फ रिलायंस, एचडीएफसी या टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक देख लूंगा तो एक कन्विक्शन मिलेगा, बट वो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कन्विक्शन इज अगेन क्वेश्चनेबल. We can have IV instead of Vega. Yes, obviously we can have IV instead of Vega. It's a question. It's not an answer to this query, but it's a question that how IV is affecting option premiums. Get into this, and then probably the answer lies why Vega and not IV. So how IV is affecting the option premium, the answer lies in this question. So if you get to that, so probably it will give you some sense, right? So okay. Would we ever see data point in web? Yes, probably. The team is working on that, and this tool has been built so that we can give better and better services. Posting on Telegram channel. I know it is not the best quality of service or research service that we can offer. So I mean, there are other ways through which we can offer better services. So anything related to this, I think आप जो हमारा सपोर्ट चैनल है उस पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, एंड द टीम विल लुक इनटू इट हाउ दिस कैन बी एड्रेस्ड. What is POS? Please check my previous webinar which is available on YouTube, and मैंने उसमें POS को पूरा explain किया हुआ है. So just to save time and to avoid repetition, I am not explaining POS this time. So that has been done. I think most of the queries has been solved जितनी मैं देख पाया humanly. इसके अलावा if you have any queries तो हमारा एक support ID है मार्केट डेटा सपोर्ट टेलीग्राम की. आप उस पर अपनी क्वेरीज अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी. एंड आज जो भी हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी शंका है, का डाउट है, क्वेरी है, उस पर पोस्ट कीजिएगा. वी विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैट. एंड ट्रस्ट मी, वी आर कमिंग अप विद lot more data points and lot more studies in future जो बेसिक से काफी आगे है. सो the intent is to help retailers more and more इन ऑप्शंस ट्रेडिंग. जो इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसको सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश है, एंड उसको मैं और जितना सिंपल बना सकता हूँ बेस्ट एफर्ट बेसिस पे मैं उसको और सिंपल बना के आई विल ट्राई टू पुट अक्रॉस ऑन द चैनल रेगुलरली. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इतना टाइम दिया मेरे को. और मैंने आज भी ज्यादा समय ले लिया है, विच वॉज आई वॉज नॉट सपोज एंड आई वॉज नॉट अलाउड टू टेक सो मच ऑफ टाइम. जितना मेरे को अनुमानित समय था उससे बहुत ज्यादा ले चुका हूँ मैं. तो आप लोग जो पेशेंटली इसके साथ मेरे साथ बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच. एंड आपका सपोर्ट इस तरीके से बना रहेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और कुछ नई नई अच्छी अच्छी चीजें बनाते रहें. वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू सो मच.